हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट करेंगे। हमारा चैप्टर में 11 यहाँ से पूरा हो जाएगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एनसीईआरटी के तो वैसे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और बहुत ही आराम से आपको ये सारे एक्सरसाइजेज समझ में आ जाएंगी अगर आपने चैप्टर नंबर 10 का वीडियो देखा होगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा चैप्टर 10 का वीडियो तो जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, ठीक है। और आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगा ना, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा समझा तो दूं कि इस एक्सरसाइज में एक्चुअली में आपको पढ़ना क्या है, सॉल्व क्या करना है। तो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपने कंप्लीट सर्कल के बारे में सीखा है, यानी कंप्लीट सर्कल का अगर अपने को एरिया निकालना है या फिर कंप्लीट सर्कल का अपने को सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो ये सारी चीजें हमने अभी तक सीख रखी है ना। लेकिन यहाँ पर जो हमारा 11 वाला एक्सरसाइज है, चैप्टर में 11 जो है, यहाँ पर आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल करने हैं, यानी कि कंप्लीट सर्कल का नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर सेक्टर का एरिया निकालना है, आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेक्टर किसको बोलते हैं, तो जैसे देखो हम लोग पिज़्ज़ा, मान लो ये एक पिज़्ज़ा है, तो पिज़्ज़ा का जो स्लाइस ऐसे कट होता है ना, तो इसको बोला जाता है सेक्टर। और इसको मान लो कि ये एक बिस्किट है, तो बिस्किट को हम लोग ऐसे ऐसे तोड़ते हैं ना, बीच से या फिर आधा छोटा बड़ा करके तोड़ते हैं। तो जब बिस्किट को तोड़ा जाता है तो वो सेगमेंट बनाता है और जब पिज़्ज़ा को कट किया जाता है तो वो सेक्टर बनाता है। तो कुछ इस तरीके से तुम अपने दिमाग में इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब अपन बात करें कि अगर अपने को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो उस कंडीशन में अपने क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को थीटा डिवाइड बाई 360 करना है। थीटा का मतलब कि जितना डिग्री का भी एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पर जितना डिग्री का भी एंगल बन रहा होगा ना, उसको ही अपने को थीटा के बदले रखना है और नीचे में 360 करना है। 360 कहाँ से आया, क्योंकि ये जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल 360 का बनता है। यहाँ पर जो देखो ये कंप्लीट एंगल बनेगा, ये 360 का बनेगा और उसमें से अपने को इस पार्ट का एरिया निकालना है, इसीलिए यहाँ पर उस पार्ट से 360 को डिवाइड दिया जाता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एरिया ऑफ का जो हमारा फॉर्मूला है सर्कल का, उससे, यानी कि पाई आर स्क्वायर से। ये फॉर्मूला तुमने पहले ही पढ़ रखा है, तो बस उसमें ये वाला पार्ट ऐड कर देना है। उसके अलावा अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क बोला जाए कि किसी भी सेक्टर में ये जो आर्क है, ये वाला पार्ट जो है, इसका लेंथ निकालने के लिए बोल दिया जाए कि इस पार्ट से लेकर के इस पार्ट तक, जैसे पहले हम लोग को सर्कमफ्रेंस निकालना रहता था तो ए से स्टार्ट करके हम लोग कंप्लीट ऐसे चक्कर लगाते थे, दोबारा ए तक आते थे ना, तो उसको सर्कमफ्रेंस बोला जाता था। लेकिन अगर अपने को केवल इस पार्ट का ही लेंथ बोला जाए, पूरा कंप्लीट लेंथ ना पूछा जाए, तो उसके लिए आपको थीटा डिवाइड बाई 360 प्लस में 2 पाई आर का, सॉरी प्लस बोलो, मल्टीप्लाई 2 पाई आर का फॉर्मूला लगा लेना है। तो ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, ये याद कर लो, पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एन एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। यानी कि अपने को एंगल ऑफ सेक्टर भी दे दिया है और अपने को रेडियस भी बता दिया है। तो बहुत इजीली आप जो फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हो। और ध्यान रखना कि जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं ना, आपको पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है। जबकि अगर आपको कुछ अगर दूसरा दिया हुआ हो, अगर कुछ दूसरा आपको बता दिया गया, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखो पाई का वैल्यू बोल दिया है कि 3.14 लो डेसिमल वाला, तब उस कंडीशन में 3.14 लेना है। अदरवाइज अगर ये चीज़ नहीं लिखा हुआ कहीं पर तो समझ जाना कि वहां पर आपको पाई का वैल्यू 22/7 ही यूज करना है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्कल बनेगा। वैसे आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बना दिया हूँ, क्योंकि एक बार बच्चे लोग सेगमेंट में और सेक्टर में कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो इस तरीके से हमने जो आपको बताया शुरू में कि आपको पिज़्ज़ा बना देना है, पिज़्ज़ा का स्लाइस काट देना है और यही 60 डिग्री का एंगल है। इसी एंगल का अपने को यहाँ पर से एरिया निकालना है, यानी कि ये जो पार्ट है ना, ये जो स्लाइस है, इसका एरिया निकालना है। हमको रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और साथ ही साथ अपने को उसका जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो भी बता दिया गया है 60 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि उसी को अपन थीटा के नाम से भी, यानी जो एंगल ऑफ सेक्टर होता है, ये वाला एंगल, इसको अपन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपको फॉर्मूला जब दिखाया था उसमें समझाया था, ठीक है। अब अपने को अगर एरिया निकालना है तो सिंपली आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिए एरिया ऑफ सेक्टर वाला। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, थीटा को डिवाइड करना है 360 से और फिर मल्टीप्लाई कर देना है वही पाई आर स्क्वायर जो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो थीटा मतलब कि वही 60 डिग्री डिवाइड बाई हो जाएगा तुम्हारा 360 और मल्टीप्लाई में पाई के बदले में 22/7 कर लो। आर का स्क्वायर है यानी रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 × 6 हो जाएगा। पहले तो मैं 0 से 0 कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद देखो ऊपर में 6 6 या 36 और नीचे भी जो है 36 है, तो उसको मैं उड़ा देता हूँ। ये 36 था और ये 36, खेल खत्म। अब सिंपली आप देखो और कुछ कट हो नहीं रहा है तो न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई कर दो। तो 22 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 132 आ जाएगा और डिवाइड बाई में 7 है तो 132 डिवाइड बाई 7। और ये सभी हमने एरिया निकाला है जो कि सेंटीमीटर में दिया हुआ था रेडियस, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना ईजी सा क्वेश्चन था। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर अब अपने को क्वाड्रेंट के एरिया निकालने हैं। क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं समझ में आता है ना, क्वाड्रेंट आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था, बस वही वाला क्वाड्रेंट यहाँ पर यूज करना है। क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल को 4 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दो तो उसको क्वाड्रेंट कहा जाता है। चलो कॉपी में डायग्राम के थ्रू समझाऊँ।
तो देखो पहले तो तुम समझो कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। हमारे पास एक सर्कल है और उसको आपको बराबर बराबर 4 पार्ट में कट कर देना है। जैसे कि हम लोग मान लो कुछ बिस्किट वगैरह रहता है, केक रहता है, तो उसको बराबर बराबर कट करते हैं ना, कुछ इस तरीके से। देखो ये डायग्राम बनेगा उसका। अब अपने को इसमें से ही, अब चूंकि ये चारों पार्ट बराबर है तो किसी भी एक पार्ट का निकाल लो। जैसे कि मान लो मैं इस पार्ट का निकाल लेता हूँ, ये वाला पार्ट का, ठीक है। तो इस पार्ट का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? पहले तो अपने को यहाँ पर एंगल ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए। दो तरीका हो सकता है। पहला क्या हो, एंगल ऑफ सेक्टर पता हो तो यहाँ पर एंगल ऑफ सेक्टर 90 डिग्री बनेगा। कभी भी जब हम किसी भी चीज़ को यानी 4 बराबर बराबर पार्ट में करते हैं ना, ऐसे डबल डबल डिवाइड करते हैं, तो वो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आपको दिख भी रहा होगा 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो थीटा डिवाइड बाई 360 में थीटा का जो वैल्यू है वो अपने को 90 डिग्री पुट कर देना है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हमको पता है कि भैया ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट यानी कि 4 बराबर बराबर पार्ट, यानी कि मैं जो कंप्लीट एरिया है उसके 4 पार्ट में से एक पार्ट का मुझे एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, कंप्लीट एरिया निकाल करके उसको 1/4 से डिवाइड कर दूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो भी मेरा एक पार्ट का एरिया निकल करके आ जाएगा। तो दो तरीके से इसको बना सकते हैं। तो हम लोग जो सिंपल तरीका सीखे वही सीखेंगे अभी फिलहाल। तो सर्कमफ्रेंस अपने को दिया हुआ है और सर्कमफ्रेंस दिया हुआ रहेगा, तो क्लास 8 से तुम लोग को मैं बताते हुए आया हूँ। यहाँ सबसे पहले तुमको रेडियस निकालना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr की जो वैल्यू है ना वही अपने को 22 दी हुई है। तो यहाँ पर से आपका ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में पाई के बदले में 22/7 और मल्टीप्लाई में r इक्वल टू साइड में 22। अब इन सभी को उधर ट्रांसफर कर दो तो r की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई में 7, सॉरी 22 मल्टीप्लाई में 7, ये 7 ऊपर जाकर के न्यूमरेटर में हो जाएगा और ये दोनों इधर आकर के डिनोमिनेटर में हो जाएंगे, 2 भी और 22 भी। तो ये 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा। तो जो रेडियस है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी निकल करके आ गई? वो निकल करके आ गई हमारे पास 7 डिवाइड बाई में ये वाला 2। तो 7/2 हमारा रेडियस निकल कर जाएगा और सर्कमफ्रेंस भी सेंटीमीटर में था तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा। रेडियस निकल कर क्या गया? अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल दो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपली आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो भी हमने सीखा है, थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई में पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा के बदले में बस 90 डिग्री रखना है, चूंकि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था तो ये आपको समझना पड़ेगा। डिवाइड बाई में 360 कर दो और मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर के लिए वही 22/7 और आर का स्क्वायर है तो 7/2 मल्टीप्लाई में 7/2 कर दो, कुछ इस तरीके से। देखो अगर आप लोग इसको एरिया निकालते और एरिया का अगर मल्टीप्लाई 1/4 से करते ना तो भी तुम्हारा सेम ही आंसर आता। कैसे आता? क्योंकि देखो 90 डिवाइड बाई 360 है ना, इससे तुम कट करोगे तो 9 1 9 और 9 4 36 होता है, तो 1/4 यहाँ पर भी आ गया। तो वही चीज़ है कि क्वाड्रेंट निकालने के तुम 1/4 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 का टेबल में 11 टाइम पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब तो कुछ और अपना कट हो नहीं रहा है तो बस हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 7 जो हमारा 77, नीचे में 4 2 8 हो गया। तो ये हो गया हमारा एरिया इस वाले क्वाड्रेंट का, यानी कि हमारे चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट का तुम बोल सकते हो। तो ये हो गया सेकंड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन उससे पहले इस चीज़ तो बतानी भूल जा रहा हूँ। जो नए बच्चे उनको जल्दी से बता देता हूँ कि मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब आप लोग मैसेज करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल सरप्राइज मिलने वाला है। सरप्राइज के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे बच्चों को बता दिया है, तो जो नए बच्चे उनको मैं जल्दी समझा देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे सैम्पल पेपर जो कि मोस्ट प्रिडिक्टेड हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि मैंने उसमें ऐसे क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए भी थे और वो आपके रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्योंकि मैंने जब बहुत सारे बुक को रीड किया ना, एजू कार्ड को मैंने देखा, उस सवाल को देखा, तो उन लोग अपना जो सैम्पल पेपर बनाए हैं वो ऐसे ही बना दिए हैं। यानी उसमें उन लोगों ने पिछले ईयर्स का जो क्वेश्चन था वो भी उन्होंने डाल दिया है, जो ऐसे क्वेश्चन जो डिलीट हो चुके हैं। तो मैंने ध्यान लगा करके एकदम पूरा बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके आप लोगों को फाइनल एग्जाम के लिए 4 सैम्पल पेपर बनाया है। PT2 के लिए 1 सैम्पल पेपर, हाफ ईयरली के लिए 2 सैम्पल पेपर, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने वहाँ पर सैम्पल पेपर बनाए हैं। और साथ ही साथ मैंने 1 शॉर्ट नोट्स बनाया करके आपको हर चैप्टर का 20-20 PYQs दिया हुआ है सारे सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश छोड़ करके। हिंदी इंग्लिश का सैम्पल पेपर मैंने बनाए हैं, लेकिन मैंने नोट्स नहीं बनाया क्योंकि वो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज वाले हैं। तो मैंने मैथ्स का, सोशल साइंस का और साइंस का, इन सारी चीज़ों का मैंने नोट्स भी बना दिया है, सैम्पल पेपर बना दिए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने 20-20 सारे चैप्टर में डाल दिए हैं, ताकि आप लोग वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। और वो ऐसे क्वेश्चन है जो डिलीटेड नहीं है, मतलब कि जो हमारा इस साल जो डिलीट हो चुका है, सॉरी उल्टा बोल दिया, जो इस साल हमारा डिलीट हो गया है, तो मैंने उन चीज़ों को प्रीवियस ईयर से हटाया पहले कि जो डिलीट हो गया था, और उसके बाद जो क्वेश्चंस बचे उनको मैंने चैप्टर वाइज वहाँ पर मस्त अरेंज किया है। तो मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मेरे जो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं मोटे मोटे बुक लेने में, उस सवाल का, एजू कार्ड का, तो वो बच्चे उन नोट्स को सॉफ्ट कॉपी में खरीद करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो तुम लोग इसमें मैसेज करना, मेरी टीम तुमसे कॉन्टैक्ट करेगी और बता देगी कि तुमको कितना पे करना है, उसके बाद तुम पे करके उसे सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो, ठीक है। उससे तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी एग्जाम के लिए। तो ये हो गया सेकंड नंबर का क्वेश्चन और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास।
अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा मजेदार है। इसमें बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, घुमा करके दे रहा है जबरदस्ती का, जबकि एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, तुमको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा डायग्राम के थ्रू। हमसे बोल रहा है कि जो मिनट वाला हमारा जो हैंड होता है ना घड़ी में, उसका जो लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर। तो आप ये बताओ कि वो एरिया जो कवर करेगा, स्वैप्ट करेगा बाय द मिनट्स हैंड इन 5 मिनट, यानी कि वही वाला जो हमारा हैंड है जब वो ऐसे 5 मिनट, मान लो कि अभी ये 12 में है, तो 12 में से जब ये 1 में जाएगा, यानी कि जब 5 मिनट पहुंचेगा तो एक वहाँ पर इस तरीके से एरिया बनाएगा जो हमारा पिज़्ज़ा की स्लाइस की तरह दिखता है। तो बस उसी एरिया को, यानी कि उसी चीज़ को अपने को बताना है कि उसका एरिया कितना है। चलो पता करते हैं। तो चलो इसको मज़ेदार तरीके से समझते हैं डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले कि मान लो ये मेरा वही मिनट वाला हैंड है जिसके बारे में बोला जा रहा है, आवर वाला हैंड बनाने की भी जरूरत नहीं, इसी समझ में आ जाएगा तुमको। ये मान लो कि 12 बजे है, ठीक है। फिर थोड़ा दूर जब 5 मिनट होगा तो यहाँ पर एक जो आता है ना, एक का कांटा यहाँ पर आता है, तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो अपने को यही वाला एरिया बताना है कि ये जो इसने कवर किया ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा एक का पूरा एरिया, ये अपने को निकालना है। तो तुम लोग देख सकते हो कि ये हमारा सेक्टर की तरह दिख रहा है, तो एक्चुअल में अपने को एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है ना, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो सेंटर से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो भी अपने को एक तरह से दे दी गई है, क्योंकि जो हैंड का लेंथ होगा वही तो इसका रेडियस हो जाएगा इस सर्कल के लिए। तो हमारा जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर ही है, जितना इसका हैंड का लेंथ है। अब सवाल रहा कि सर यहाँ पर अपने को अगर एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है तो एंगल तो पता होना चाहिए ना, यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए ये एंगल पता होना चाहिए। अब ये एंगल कितने डिग्री का, ये कैसे पता करेंगे? तो ये भी बहुत ही आसान है। देखो, अगर ये घड़ी का कांटा पूरा का पूरा ऐसे घूमता, टोटल ऐसे चक्कर लगाता, तो उसको कितना समय लगता? टोटल उसको 60 मिनट का समय लगता, ठीक है। और 60 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाता? तो 60 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल बनाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग पहले ये एकदम बेसिक समझो कि अगर उसका मैं एंगल निकालता, एंगल मेड बाय हैंड इन 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट में वो कितना का एंगल बनाएगा? टोटल वो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, एकदम यहाँ से घूम करके वापस आ जाएगा तो 360 का एंगल बनेगा। तो जब वो 60 मिनट में 360 का बना रहा है तो पहले तो आप 1 मिनट का निकाल लो, इसलिए 1 मिनट में जो एंगल बनेगा उसका वैल्यू कितना होगा? तो सिंपली 360 से इस 60 को अपन डिवाइड दे देते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी 360 को इस 60 से डिवाइड दे देते हैं। यहाँ पर मैं इसको 60 मिनट को 1 × 60 मिनट लिख सकता हूँ। तो ये 60 को जब मैं उधर ट्रांसफर करूँगा तो ये 1 मिनट हो जाएगा, सिंपल सा। या फिर इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो जो बचपन में सीखते हुए आए हो कि अगर अपने को 60 मिनट में 360 का कवर हो रहा है और अगर 1 मिनट का निकालना है, ज़्यादा का दिया हो और अगर 1 का निकालना रहता है, तब हम दोनों को क्या करते हैं? आपस में डिवाइड करते हैं। तो हम लोग 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 मिनट का निकल जाएगा। और उसी तरीके से अगर अपने को 5 मिनट का एंगल पता करना हो तो सिंपल है, और ये 1 मिनट का अगर अपने को पता है कि 1 मिनट के लिए इतना हमारा एंगल बन रहा है, तो 5 मिनट के लिए सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करना रहता है। यही तो रूल है कि अगर 1 का पता है, ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई, ज़्यादा का पता है 1 का निकालना है तो डिवाइड। बस यही सिंपल से रूल है जो बचपन सीखते हुए आए हो। तो यहाँ पर जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 0 से हमारा ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और उसके अलावा 6 के टेबल में हमारा 6 टाइम पे ये 36 उड़ जाएगा, और 6 5 हमारा 30 आ जाएगा, यानी कि एंगल जो बन रहा है एक्चुअली वहाँ पर 30 डिग्री का बनेगा 5 मिनट में। तो इस तरीके से तुम्हारा एंगल जो है वो निकल करके आ जाएगा। और एंगल निकल करके आ गया तो एरिया तुम लोग आसानी से निकाल सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू वही थीटा डिवाइड बाई में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा थीटा कितना हमने निकाल लिया? 30 डिग्री निकाल लिया है, यही थीटा का वैल्यू है। नीचे में 360 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 22/7। रेडियस हमने कितना देखा था? 14 था, तो 14 और मल्टीप्लाई में हमारा 14 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद फिर हमारे पास और क्या कट हो रहा है? 7 के टेबल में ये 2 टाइम पे उड़ जा रहा है, इसको उड़ा दो। 3 के टेबल में ये हमारा 12 टाइम पे चला जा रहा है, इसको उड़ा दो। अब तो कुछ कट हो रही है, अच्छा नहीं अभी भी कट हो रहा है, ये 12 है ना, तो 12 भी 2 से कट हो जाएगा। तो हमारे पास ये 2 1 2 हो जाएगा, 2 6 12। अच्छा एक बार और कट हो जाएगा, ये 2 का टेबल में 3 टाइम पे और ये 11 टाइम पे। अब कुछ कट नहीं रहा है तो बस इतनी ही रहने दो। सिंपली 11 का 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14 10 140 और 14 और ऐड कर देंगे तो 154 आ जाएगा। और नीचे में हमारे पास बस 3 बचा है, नीचे तो और कुछ है नहीं, तो डिवाइड बाई 3 हो गया, और ये भी सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकल करके आएगा। ये चीज़ जरूर लिखना एग्जाम में जब यूनिट लिखना रहे तो, नहीं तो इसके लिए भी टीचर लोग 1 नंबर कट कर देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। बेसिक सा क्वेश्चन था, बस ये वाला कॉन्सेप्ट समझना था जो कि तुमको समझ में आ गया होगा। चलो 4th वाला क्वेश्चन बनाते हैं। सो 4th क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, यानी कि कॉर्ड जो है एक सर्कल में, और सर्कल की रेडियस दी हुई 10 सेंटीमीटर, और उसको वो कॉर्ड क्या कर रहा है? सेंटर में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो बताइए जो माइनर सेगमेंट बनेगा उस कॉर्ड के द्वारा उसका एरिया कितना होगा और मेजर सेगमेंट का कितना होगा। और इस बार पाई की वैल्यू जो है वो आपको 3.14 लेनी है, जिससे आपका कैलकुलेशन आसान होगा। चलो फाइंड करते हैं।
तो देखो कुछ इस तरीके से पहले डायग्राम बना लो, एक सर्कल होगा, इसमें कहीं पर भी एक कॉर्ड बना लो। तो मैंने नीचे में यहाँ पर एक कॉर्ड बना लिया है। अब ये कॉर्ड क्या कर रहा है, सेंटर में राइट एंगल बना रहा है। सेंटर में राइट एंगल कैसे बनाएगा, तो इस यहाँ पर जब हम लोग एंगल बनाते हैं तो क्या करते हैं, कॉर्ड के इस कॉर्नर को पकड़ करके सेंटर से मिलाते हैं और फिर इस वाले पार्ट को पकड़ करके इस इंड पॉइंट को मिला करके इसको मिलाते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना बेटा, यही हमारा एक्चुअल में राइट एंगल बना हुआ है। अब अपने को क्या पूछ रहा है वो समझ लो, हमसे बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट बताइए, ना कि यहाँ पर आपसे सेक्टर पूछा है। ये वाला जो पार्ट आपका दिख रहा है ना, ये सेक्टर बनता है, ठीक है। लेकिन सेगमेंट किसको बोलते हैं, तो देखो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, जैसे कि मैंने आपको उसी टाइम बताया था, जब बिस्किट को अपन तोड़ते हैं तो वो फिर सेगमेंट में डिवाइड होता है। तो ये मान लो कि बिस्कुट था एक बड़ा सा सर्कल के शेप में, इसको आपने यहाँ से ऐसे तोड़ा है, तो ये जो नीचे का पार्ट है इसको बोला जाएगा माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको, माइनर सेगमेंट। और ये लाइन के ऊपर का पूरा पार्ट, जिसमें ये ट्रायंगल भी आ जाएगा और ये सब पूरे आ जाएंगे, ये पूरा पार्ट जो है हमारा वो मेजर सेगमेंट कहलाता है। तो पहले अपन माइनर सेगमेंट निकाल लेंगे, फिर अपन मेजर सेगमेंट निकाल लेंगे। अब ये माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है, उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि पहले आप क्या करो, ये जो आपका सेक्टर है उसका एरिया निकालो, क्योंकि हमको वो पता है सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाता है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल का एरिया इस सेक्टर के एरिया से माइनस कर देना, क्योंकि देखो ये कुछ इस तरीके से है। माइनर सेगमेंट कैसे है, ये देखो कुछ ऐसे पिज्जा का स्लाइस की तरह है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया ये वाला पार्ट। तो हमको क्या करना है कि पहले ये सेक्टर का पूरा एरिया निकालेंगे और उसके बाद फिर उसमें ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट है ऊपर का, उसके एरिया निकाल करके माइनस कर देंगे, तो बचेगा ये वाला पार्ट, यानी कि इसका जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया मिल जाएगा। तो अब इसके लिए अपन को कुछ कुछ नाम वाम रखना पड़ेगा। तो सिंपली आप लोग नाम रख दो इसका ए बी, ये जो हमारा कॉर्ड है उसको ए बी नाम रख दो, ठीक है। यहाँ पर जो कि हम लोग ये माइनर सेगमेंट का जब बात करेंगे तो हम लोग इस वाले पार्ट को कुछ तो बोलेंगे ना, नहीं तो बस ऊपर वाले को भी ए बी बोलेंगे, नीचे भी ए बी बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इसका नाम पी रख दो और इस वाले पॉइंट का नाम यहाँ पर क्यू रख दो। इस तरीके से फिर नाम हो जाएगा ए पी बी वाला सेगमेंट और ए क्यू बी वाला सेगमेंट, ऐसे दो सेगमेंट हो जाएंगे। और सेंटर है तो सेंटर का नाम ओ रख दो, सिंपल। अब अपने को यहाँ पर से सेक्टर के एरिया तो निकल जाएगा आराम से, 90 डिग्री एंगल है। दूसरा चीज़ अपने को रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितना है, तो क्वेश्चन में रेडियस बता दिया था, रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने को निकालना है एरिया ऑफ ए पी बी, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे कि एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी अगर अपने को निकालना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे पहले और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को, ठीक है। ये तरीका रहेगा। तो चलो जल्दी जल्दी अपन फाइंड करते हैं। सबसे पहले अपन क्या कर लें, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, इसका भी तुम लोग नाम रख सकते हो, कौन सा सेक्टर है भैया, तो ए ओ बी पी, ये वाला सेक्टर है ना, तो इसका आप लोग ए ओ बी पी ऐसे लिख भी सकते हो, एग्जाम में उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा डिवाइड बाई में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास थीटा का वैल्यू अपने को पता है 90 है, तो वही हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 360, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक जगह हुआ था जिसको अपन कट करके 1/4 बताए थे। पाई का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में साफ से बोल दिया कि 3.14 लेना है, तभी आपका आंसर आएगा। रेडियस हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो ये तो 1/4 आ जाएगा, तुमको पता ही है ना, 1 डिवाइड बाई में 4 निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये डेसिमल जो है इन दोनों जीरो की वजह से बाहर हो जाएगा, इस जीरो की वजह से एक डिजिट और दूसरे जीरो की वजह से दूसरा डिजिट बाहर हो जाएगा। तो ऊपर में मेरा 314 बन जाएगा और नीचे में 4 आ जाएगा। अब इसको अपन कट करेंगे ना तो आपका आंसर जो है 78.5 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट का एरिया निकला है 78.5, ये सेक्टर का एरिया निकला है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। नाउ लिख रहा था, वाव लिखा जा रहा है, चलो वाव ही लिख देता हूँ, बच्चे लोग समझ जाएंगे कि सर ने नाउ लिखा है। अब अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ए ओ बी है, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया निकालना है। तो सिंपल है, यहाँ पर राइट एंगल बना हुआ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल मान लो इस तरीके से है, यहाँ पर राइट एंगल है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, फिर हाइट या बेस का लो, यानी कि 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट वाली फॉर्मूला से तुरंत एरिया निकल जाएगा। तो ये 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में 10, दोनों क्योंकि 10 है हमारे पास, बेस भी 10 है और हाइट भी हमारा 10 है, तो 2 के टेबल में 5 10 पे कट हो गया और 10 5 जो हमारा 50 हो जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो एरिया निकल गया इस ट्रायंगल का। अब अपने को सिंपल एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना था, तो वो अपन निकाल लेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जैसे कि हमने शुरू में ही लिखा था, वहाँ पर माइनर वर्ड मैंने बस यूज़ नहीं किया था, आप लोग इसका नाम रख सकते हो ए पी बी, ठीक है। तो यहाँ आपको सिंपली पता है इसमें से इसको माइनस करना है, आपको बार बार ये चीज़ नहीं लिखना है एग्जाम में, टाइम वेस्ट होगा। तो 78.5 में से अगर तुम 50 को माइनस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 28.5
सेंटीमीटर का स्क्वायर। सिंपल, एक एरिया निकल करके आ गया, इसको डब्बा में से क्लोज कर देता हूँ ताकि टीचर को अच्छे से अलग से दिखने लगे कि यहाँ पर आंसर निकाला बच्चे ने। तो पहला आंसर हो गया। दूसरा चीज़ अपने को क्या निकालना था, ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकालना था। तो अब ये जो ऊपर वाला ए बी के लाइन जो है, इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट सर्कल के एरिया में से इस माइनर वाले जो सेगमेंट का एरिया उसको माइनस कर देंगे। कंप्लीट सर्कल के एरिया से अगर इस माइनस ये जो मैंने यहाँ पर किया है, माइनर जो सेगमेंट किया है मैंने, इसको अगर मैं माइनस कर दूँ, हटा दूँ, तो बचेगा मेजर वाला सेगमेंट। तो बस यहाँ पर आप लोग उसको निकाल दो। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ एक बार कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है ना, शुरू में फर्स्ट पार्ट था, यहाँ सेकंड पार्ट, मेजर सेगमेंट, उसका नाम भी अपन बता देते हैं कि मेजर वाले का नाम हमने ए, क्यू और बी रखा हुआ है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ए पी बी, या फिर यहाँ पर माइनस सेगमेंट भी लिख सकते हो, पर जगह नहीं था तो मैंने शॉर्टकट में ए बी पी लिख दिया है, ए पी बी जो ये वाला था। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा भैया, तो एरिया ऑफ सर्कल का तुम लोग को पता ही, पिछले बहुत पहले से पढ़ रहे हो तुम लोग एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर से बस यही हो जाएगा हमारा 3.14 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10, तो ये बन जाएगा तुम्हारा यहाँ से 314 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कंप्लीट का एरिया। ठीक है, और इसका एरिया तुम लोग को पता है ही, तो बस यहाँ पर नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सिंपली 314 में से अपन माइनस कर देंगे इस 28.5 को। चलो जल्दी से माइनस करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग सो तो नहीं रहे हो कहीं, कि वीडियो को ध्यान से देख रहे हो। जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर बताओ कि माइनस करने के बाद तुम्हारा जो आंसर है वो कितना निकल करके आ रहा है, यानी कि इसका जो एरिया है ये मेजर वाले सेगमेंट का वो कितना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखता हूँ कौन बच्चा सबसे पहले बताता है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा गलती कर दिया। गलती क्या किया है, तुम लोग बहुत देर से ध्यान भी दे रहे होगे। मैंने गलती ये किया कि एक्चुअल में हमसे सेगमेंट के एरिया यहाँ पर पूछा नहीं था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो चलो ये भी चीज़ें यहाँ मैं जो सिखाया हूँ ना, ये भी तुम्हारे आगे चल करके काम आएगा ही आएगा। लेकिन अभी गलती क्या हुआ है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में हमसे यहाँ पर सेगमेंट नहीं पूछा था, अपने से यहाँ पर सेक्टर पूछा था। मैंने हड़बड़ी में सोचा माइनर सेगमेंट होगा, मेजर सेगमेंट होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी टाइप से एग्जाम में आते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर मेजर सेक्टर भी दिया हुआ है तो तुम इसका भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर ये वाला पार्ट तुम्हारे काम आएगा, इसलिए मैं इसको कटपिट नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। बस यहाँ पर राइट आंसर करके लिख देता हूँ कि अगर अपने को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेक्टर का भी एरिया आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो समझो। देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो माइनर वाला सेक्टर है, ये वाला पूरा का पूरा वैल्यू कितना था इसका, ये माइनर सेक्टर के एरिया का हमारे पास जो वैल्यू हमने निकाला था कहाँ गया, ये वाला था 78.5। ठीक है ना, ये वाला जो ओ ए पी बी, ये जो पिज़्ज़ा का स्लाइस है इसका एरिया 78.5 है। तो हम लोग को अब और काम आसान हो गया है। हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो कंप्लीट एरिया है सर्कल का, उसमें से अगर अपन इस वाले कंप्लीट स्लाइस को माइनस कर देंगे तो हमारा जो एरिया जो क्या बोलते हैं आपका बोला गया है क्वेश्चन में, ये मेजर वाले सेक्टर का एरिया ये आराम से निकल करके आ जाएगा, क्योंकि हम लोग माइनर सेक्टर को उसमें से माइनस करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए आप लोग को वही काम करना है, एरिया ऑफ सर्कल में से, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को। ठीक है, माइनर सेक्टर जो हमने निकाला था अपने काम के लिए। तो हमारा जो 314 हमारा कंप्लीट एरिया है सर्कल का, उसमें से जो माइनर सेक्टर है यानी कि 78.5, इसको आपको माइनस करना है। तो आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है 235.5, वो आंसर तुम्हारा निकल करके आ जाएगा। तो यही तुम्हारा एरिया होगा मेजर वाले सेक्टर का। ठीक है, बाकी सेगमेंट का भी एरिया आता है, तो उसमें भी तुम लोग को मेन यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही सेम है, बस वही है कि एग्जाम में जैसे मैंने भी गलती किया ना, वैसे गलती तुम लोग बिल्कुल भी मत करना। हड़बड़ी में बिल्कुल भी क्वेश्चन मत पढ़ना, ध्यान से देखना कि सेगमेंट और सेक्टर दिया है या दोनों में सेगमेंट दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलो फिफ्थ बनाते हैं। तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि इन सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सर्कल है, रेडियस दे दिया है, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो उस सर्कल का एक आर्क जो है, आर्क किसको बोलते हैं, जैसे कि मान लो कि ये हमारा एक सर्कल है, तो इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी ना, ये एक आर्क होती है, यानी कि सर्कल का जो भी पार्ट होता है उसको अपन आर्क कहते हैं। क्लास 9 में तुमने सिखाया था ये चीज़ मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या बोल रहा है कि जो आर्क है वो सेंटर में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, कोई नो दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब अपने से पूछा क्या क्या वो ध्यान से समझो। द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क का लेंथ पूछ रहा है। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, यानी कि जो सेक्टर है उसका एरिया पूछ रहा है जो उस आर्क के द्वारा बनेगा जो 60 डिग्री का एंगल बनाया था। और तीसरा पूछ रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, यानी कि उस आर्क के द्वारा जो कॉर्ड बनेगा और उससे जो एरिया बनेगा ना हमारे पास सेगमेंट का, आपको वो बताना है। तो चलो मैं आपको कॉपी में इसको भी डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ।
तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, एकदम ध्यान से समझो, पहली चीज़ से स्टार्ट करते हैं और यहीं से स्टार्ट होगा हमारा क्वेश्चन, तो बहुत इजी लगेगा आपको। सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेना, उसमें कोई सा भी आर्क ले लो और उस आर्क का एंड पॉइंट यूज करके तुम सेंटर में एंगल बनाओ जो कि है 60 डिग्री का एंगल। अब पहला चीज़ हमसे बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि इस आर्क का ही लेंथ फाइंड करो। दूसरा चीज़ बोल रहा है कि इस आर्क के द्वारा जो सेक्टर बन रहे हैं ना, ये पिज्जा का स्लाइस, इसका लेंथ एरिया फाइंड करो। और उसके बाद बोल रहा है कि आप एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, यानी कि इस आर्क का यूज करके अपन कॉर्ड बना सकते हैं। तो बिल्कुल बना सकते हैं, जैसे देखो ये मेरा एक लाइन बनेगा तो ये एक कॉर्ड हो गया, ठीक है। तो ये हमने जो कॉर्ड बनाया है, इस कॉर्ड के द्वारा जो हमारा ये वाला एरिया निकल रहा है ना, ये वाला सेगमेंट जो निकल रहा है, माइनर सेगमेंट आप कह सकते हो, इसका एरिया अपने को निकालने के लिए बोल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, चलो एक एक चीज़ फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो अपने को एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क निकालना था, और लेंथ ऑफ आर्क के लिए अपने को ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्ट निकालना है, तो कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। तो फिर से वही काम करते हैं, ये मेरा ए बी हो गया, सेंटर का नाम ओ दे दो, और यहाँ पर जो एक पॉइंट बना कर उसका नाम पी दे दो, इससे ही काम हो जाएगा। अपने को मेजर वाले में तो जाना ही नहीं है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में कि अपने को निकालना था सबसे पहले क्या, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना था, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ यार मैं, मेरा ध्यान क्या है, तो लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क का लेंथ निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखाया था। क्या फॉर्मूला था, तो थीटा डिवाइड बाई 360 ही करना है, और सिंपल जो हमारा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है उसे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि मल्टीप्लाई 2πr से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा थीटा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो 60 डिवाइड बाई में हमारा 360 हो गया, मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई 22/7, और रेडियस अपने को कितना दिया हुआ है, तो इसका रेडियस बोला था, रेडियस 21 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो रेडियस 21 हो गई, तो मल्टीप्लाई 21 कर दो, 7 3 हो जाएगा ये। उसके बाद 0 से 0 कैंसिल, 6 के टेबल में 6 1 6, 6 6 36 हो गया। फिर ये देखो 2 3 6 ऊपर में है, और नीचे का ये 6 कैंसिल कर दो, तो बचेगा 22, यानी कि जो लेंथ है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 22 सेंटीमीटर है। पहला चीज़ तुम्हारे एकदम ईजिली निकल करके आ जाएगा। दूसरा चीज़ बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि वो भी तुमने पहले ही निकाल लिया है, क्योंकि हमने ये जो एरिया ऑफ सेक्टर वो फाइंड कर रखा है, पहले से जानते हैं अपन एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए। तो यहाँ पर लिखो आप लोग एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, और कौन सा सेक्टर, तो AOBP, ठीक है। ये वाला जो हमारा सेक्टर बना हुआ है, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए थीटा डिवाइड बाई 360 करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया वाले फॉर्मूला से, यानी πr स्क्वायर से। तो हो जाएगा 60 डिवाइड बाई में 360, मल्टीप्लाई में 22/7, मल्टीप्लाई में 21, मल्टीप्लाई में 21। तो फिर वही चीज़ होगा, 7 के टेबल में 7 3 21 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है। 3 के टेबल से ये हमारा कट हो रहा है, तो उसको 3 से भी उड़ा दो, फिर 2 से पहले उड़ा दो। 2 के टेबल में देखो 2 3 6 हो गया, और 2 का टेबल 11 टाइम पे 22 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 21 का टेबल 10 टाइम पढ़ेंगे तो 210, और फिर उसमें एक बार और 21 पढ़ देंगे तो 231 आ जाएगा। सो 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेक्टर। अब तीसरा जो चीज़ है ना वो बहुत मज़ेदार है, जो कि अपने को फाइंड करना है इस वाले पार्ट का एरिया। उसके लिए अपने को इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। हम लोग पहले ही पढ़े हैं ना कि सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो तो ये वाला पार्ट का एरिया निकल जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि पिछले बार तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना था, तो हमने 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला फॉर्मूला फट से लगा दिया था। लेकिन इस बार यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना है, तो अब तो अपन इसको बेस और इसको हाइट नहीं ले सकते, तो राइट एंगल होता है तब बेस और हाइट लिया जाता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका हाइट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ध्यान से समझ लो, ये 21 है, और हम क्या करेंगे, इसको बीचों बीच से ऐसे कट करके एक मीडियन इसका बना देंगे, और इस वाले पॉइंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैं इसका नाम मान लो C रख देता हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट का नाम C। अब बोलोगे सर इससे फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा ये होगा बच्चा कि हम लोग इसका हाइट निकालेंगे। किसी भी ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो ऐसे किसी भी कॉर्नर से सीधी जो लाइन बनती है ना, उससे अपन हाइट निकालते हैं, तो यहाँ से इसका हाइट निकलेगा। अब हाइट कैसे निकालेंगे, अपने को तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला पता है नहीं अलग से। तो आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, वो अब यहाँ पर देखो तुम्हारा काम आएगा। अगर ये क्लास 9th में क्वेश्चन तुमसे मैं कराता ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता तुमको, लेकिन अब क्लास 9th में तुमने ट्रिग्नोमेट्री पहले से पढ़ रखा है, तो तुम लोग ये वाला लेंथ बहुत आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो समझो। हमने ये लाइन एकदम परपेंडिकुलर बनाया है, तो थर्ड वाले के लिए ऐसे लिखोगे तुम लोग कि हमने क्या किया, OC बनाया है। पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ड्रॉ हमने किया OC जो कि परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, एकदम 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये बाइसेक्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। मैंने इसको बाइसेक्टर ही बनाया है, इधर 30 डिग्री हो जाएगा और इधर 30 डिग्री हो जाएगा। अब इधर वाले 30 का यूज़ करके तुम ये वाला जो साइड है ना, ये निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो हमने क्या पढ़ा है कि राइट वाले ट्रायंगल जब हमारे होते हैं तो वहाँ पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम काम करता है। पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा हूँ, हमारे पास वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल्स है वो भी काम करते हैं। और उन रूल में अगर हमारे पास
एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और अगर अपने को हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 21, तो हम लोग ये वाला जो साइड है इसे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। हमने क्या पढ़ा है कि जहाँ पर भी एंगल बनता है, ट्रिग्नोमेट्री का याद करो जल्दी से, जहाँ एंगल बनता है उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है और उससे सटा हुआ जो साइड है वो हमारा बेस कहलाता है। अब अपने को बस यही दिमाग लगाना है कि साइन में, कॉस में, टेन में किस में हमारा परपेंडिकुलर और बेस आता है, सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस आता है। तो मैंने आपको वहाँ पर एक ट्रिक भी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद वाला, चलो उसी ट्रिक को यूज़ कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये वाला ट्रिक था। इसमें देखो ये हमारा होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि अपने पास अगर अपन साइन 30 लगाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सॉरी यार, पंडित बद्री प्रसाद होता है ना, पंडित, तभी मैं बोलूँ कि ये बी कहाँ से पहले आ गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अब सही है। तो पी डिवाइड बाई एच में हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज आ गया, जो काम नहीं बनेगा। अपने को ये वाला साइड चाहिए, अपने को ये जो बेस यहाँ पर है वही इस ट्रायंगल के लिए हाइट का काम कर रहा है, तो अपने को ये वाला साइड चाहिए ना, अपने को ये साइड से कोई मतलब नहीं है। तो हम लगाएंगे कॉस वाला, क्योंकि कॉस वाले में बी डिवाइड बाई एच आता है। बी डिवाइड बाई एच का मतलब बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, जो कि कॉस 30 में निकल करके आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल या इन राइट ट्रायंगल तुम लिख सकते हो AOC के अंदर हम लोग लगाएंगे cos 30 डिग्री। cos 30 जो होता है वो होता है हमारा बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारे पास क्या है, तो बेस हमारा OC है और हाइपोटेन्यूज क्या है, तो O हमारा OA है। देखो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो OC के लिए हम लोग कैसे करेंगे, cos 30 का वैल्यू पुट करेंगे, तो cos 30 का वैल्यू याद करो जल्दी से, √3/2 होता है। इक्वल के उस साइड में हमारे पास OC हो जाएगा, डिवाइड बाई में OA जो है 21 है, तो 21 कर दो डिवाइड बाई में। इस 21 को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3 डिवाइड बाई में 2 मल्टीप्लाई में 21 इक्वल के उस साइड में OC। तो ये तुम्हारा OC का मतलब है कि जो हाइट है ना वो निकल करके आ गया। अब तुम लोग निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये कंप्लीट जो हमारा ट्रायंगल था, ये वाला ट्रायंगल, इसका अपन एरिया निकालेंगे। अच्छा ये भी है यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को कि इस वाले ट्रायंगल में ये वाला जो साइड है ना वो भी 21 होगा। अब बोलोगे सर वो 21 कैसे होगा, तो देखो ये हमारा 21 है, ये वाला पार्ट भी हमारा 21 है। तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा फिलहाल अभी एक आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया है, क्योंकि दो साइड हमारे इक्वल हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो साइड इक्वल होते हैं तो अपोजिट के दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा हमारा। इज दैट क्लियर। अब देखो ये एंगल हमारा कंप्लीट 60 डिग्री का था और बचे हुए दो एंगल कितने के होंगे, तो हम लोग जानते हैं ट्रायंगल में तीनों एंगल 180 का होता है, और 180 में से 60 को हटा दो तो बचेगा 120, यानी ये दोनों एंगल हमारे पास 120 डिग्री के हो गए। अब अपने को पता है कि ये दोनों बराबर एंगल हैं, क्योंकि ये देखो अपोजिट साइड्स के जो एंगल होते हैं हमारे इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर दोनों 120 के मिला करके और दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों 60-60 के होंगे, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा। तो तीनों एंगल 60-60 के होगा, और तीनों एंगल 60 किस में होता है, एक हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल, EQ लिख दिया हो ना, इससे समझ आना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड हमारे 21 के हो गए, बस यहीं से तुम्हारा एरिया निकल जाएगा। 1/2 करो, मल्टीप्लाई बेस करना है तो बेस के लिए मैं AB का यूज़ करूँगा और हाइट के लिए मैं OC का यूज़ करूँगा जो मैंने भी निकाला है। तो यहाँ से तुम्हारे पास ये निकल जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में बेस हमारा 21 और OC हमारे पास हो जाएगा वही √3/2 और मल्टीप्लाई में 21। तो जब तुम सभी का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि कट तो कुछ हो नहीं रहा है हमारे पास, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, डिवाइड बाई में ये हमारा 2 जब 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में √3 हो जाएगा। ये वाला √3 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो √3 आ जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो हमारे ट्रायंगल का एरिया निकल करके आ गया। ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। अपने को तो एरिया ऑफ ये सेगमेंट निकालना था, छोटे वाले सेगमेंट का, तो सिंपली वही काम करेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, एरिया ऑफ सेगमेंट APB लिख दो उसका नाम पहले, उसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB में से, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल रहे हैं यार, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने सेक्टर का एरिया निकाला था पिज़्ज़ा की स्लाइस वाला, जिसका नाम हमने AOBP रखा था, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को, जो कि हमने भी यहाँ पे जो निकाला है ये वाला एरिया। तो हमारा सेक्टर का एरिया था 231, तो यहाँ पर तुम्हारा 231 में से माइनस हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया जो कि है 441 डिवाइड बाई में 4 और √3, मल्टीप्लाई में √3 लिखो या ऐसे √3 लिखो, बतिया एक ही होता है। तो यही तुम्हारा एरिया हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इसी में तुम लोग सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो क्योंकि एरिया है। तो इस तरीके से तुम्हारा एक क्वेश्चन बनेगा। इसमें कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज़ होगा, थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए यूज़ होगा। यहाँ पर आपको कॉस का यूज़ करना है, उसका रीज़न मैंने आपको समझा दिया, ये वाला, ये ट्रिक याद रखना है हमेशा। cos 30 का अगर वैल्यू नहीं पता रहेगा तो भी नहीं बनेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ना वो कंप्लीट होना जरूरी है। इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी पहले कंप्लीट करा दिया है। अगर तुमने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हो। चलो फिलहाल अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं।
सो सिक्स वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक कॉर्ड है, एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी बन रहा है, वहाँ पर राइट एंगल बना रहे थे, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। जो यहाँ पर मैंने गड़बड़ किया था ना, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर को मेजर सेगमेंट पढ़ लिया था, वही चीज़ है यहाँ पर अपने को दे दिया पहले से कि माइनर सेगमेंट का भी निकालना है और मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है, जो मैंने वहाँ पर गलती से निकाल दिया था। और इस बार आपको क्या करना है, पाई का जब वैल्यू को जरूरत पड़ेगा तो 3.14 लीजिएगा, और जब √3 का वैल्यू की जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पर 1.73 लेकर के कंप्लीट करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन हमने कंप्लीट नहीं किया था, √3 के बदले में √3 रहने दिया था, क्योंकि कुछ तो बोला नहीं था √3 का वैल्यू पुट करने के लिए, लेकिन अब बोल दिया है कि बेटा बहुत आराम कर लिए, अब √3 का वैल्यू पुट करके कंप्लीट आंसर निकालो। चलो निकाल देते हैं कंप्लीट आंसर। तो यहाँ पर भी हमने डायग्राम बना लिया है, सिंपल वही चीज़ है। हमारे पास एक कॉर्ड दिया हुआ है, मान लो कॉर्ड का नाम AB है। ये AB ने क्या किया, सेंटर में हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बनाया। रेडियस जो है वो अपने को 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब फिर से यही चीज़ होगा कि ये भी 15 ये भी 15 है, ये एंगल इक्वल होगा। अगर ये 60 है तो ये दोनों भी 60 होंगे, जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर रखा है पहले से भी। तो ये हमारा एक्चुअल में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अपने को क्या करना है, ये APB ये वाला जो हमारा सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, इसका एरिया निकालना है। ऊपर वाले का अगर मैं यहाँ पर पॉइंट Q नाम दे दूँ तो AQB जो हमारा सेगमेंट है ये कंप्लीट इस तरीके से ABQ ऐसे, इसका अपने को एरिया निकालना है। ठीक है, दोनों चीज़ का एरिया निकालना है। तो पिछला जो क्वेश्चन बना है ना, सेम उसी टाइप से बनेगा, बस इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन से एक्सट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार अपने को डेसिमल में भी आंसर लेकर के आना है, क्योंकि डेसिमल वाला वैल्यू दिया हुआ है। कैसे बनाना है चलो समझते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, ये जो सेक्टर है इसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है तो AOBP। ठीक है, AOBP इस सेक्टर का एरिया, फॉर्मूला पता है, θ/360 मल्टीप्लाई πr²। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा थीटा का वैल्यू कितना है 60 है ना, तो ये मान लो 60 डिवाइड बाई में 360 मल्टीप्लाई पाई के बदले में अपने को 3.14 क्वेश्चन में बोल दिया लेने के, तो वही लेना पड़ेगा। और आर का स्क्वायर यानी कि 15 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। तो सिंपली देखो यहाँ पर अब तुम लोग कुछ ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा कुछ नहीं कर सकते, बस 0 से 0 कट कर सकते हो। 6 टेबल में ये हमारा 6 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, 6 × 36। उसके बाद ये दोनों 3 से कट हो जाएंगे, 3 के टेबल में 3 2 जा, और ये हमारे पास 3 5 जा हो जाएगा। फिर इसको कट करोगे तो 2 का टेबल में 2.5 हो जाएगा, है ना। जब हम लोग 5 को कट करते हैं तो 2.5 आ जाता है। अब तुमको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फटाफट बैठ करके मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस कर लो। 314 का मल्टीप्लाई करना 25 से और उसका मल्टीप्लाई करना 15 से, तो तुम्हारा जो कंप्लीट आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 117.75 और एक जीरो भी आएगा। लेकिन हम लोग को पता है कि यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे तो जीरो लिखो या ना लिखो एक ही बतिया है। तुम लोग जीरो चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ पर। तो ये जो है ना, ये हमारा एरिया निकल करके आया है इस सेक्टर का, और मैंने तो फट से लिख दिया आंसर, क्योंकि मैंने पहले से कैलकुलेशन कर लिया है, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना है। नहीं तो हमारा अगर मैं मल्टीप्लाई करने यहाँ पर बैठूँ तो 4-5 घंटा का वीडियो बन जाएगा 14 क्वेश्चन बनाने में। अभी 36 मिनट का वीडियो बन चुका है, पहले से ही 6 क्वेश्चन पहुँचे हैं, 36 मिनट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा एरिया हो गया इस सेक्टर का। ओके, अब अपने को क्या करना है कि अपने को पता है कि सबसे पहले अगर मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो उसके लिए मैं सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करूंगा। तो बस आपको ट्रायंगल के एरिया माइनस करने के लिए इसका हाइट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग ड्रॉ कीजिए, फिर से वही चीज़ ड्रॉ, इसका नाम O और इसका नाम अपन C रख देते हैं। वही चीज़ पिछले वजह से कहते हैं OC, जो कि परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे AB के ऊपर, और ये एकदम बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, हमारा cos 30 डिग्री का अपन वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि आपको पता है cos का वैल्यू क्यों लेना है, मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा दिया तो दोबारा नहीं समझाऊंगा। जो कि हमारे पास क्या होता है, तो वो हमारा होता है बेस डिवाइड बाई में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास OC है, डिवाइड बाई में हाइपोटेन्यूज हमारे पास OA है। तो OC हमारे पास यही तो अपने को निकालना है, इधर नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर cos 30 का वैल्यू लिख देता हूँ √3/2। इस बार हमारे पास OC के बदले OC हो जाएगा। ओहो, मैं कहाँ उल्टा सीधा लिख रहा हूँ हड़बड़ी में, है ना। और OA का वैल्यू अपने को इस बार 15 दिया हुआ है, जो पिछले बार 21 दिया हुआ था। तो 15 को इधर ले आओगे तो OC का जो वैल्यू है वो हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई में 15 और डिवाइड बाई में हमारा 2। हमने 15 को क्या किया, न्यूमरेटर में ले गया, जिससे वहाँ पर वो जाकर के मल्टीप्लाई हो जाए। तो फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। अभी इसको कंप्लीट सॉल्व करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आगे अपने को जब जरूरत पड़ेगा, जब एरिया निकाल लेंगे तब हम लोग फिर इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग चाहो तो यहाँ पर भी इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो अगर चाहो तो। अदरवाइज आप लोग पहले एरिया निकाल लो और फिर फुल सॉल्व कर लो। तो मैं एरिया निकाल लेता हूँ, और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझा दिया है कि ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ, या फिर देखो अगर एग्जाम में आ गया बोर्ड एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल लिख नहीं सकते हो। तो यहाँ पर तुम ऐसे लिखना कि ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल AOB आर 60 डिग्री, सो इट इज़ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। सो अब इसका अगर एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा
AOB का, तो उसके लिए 1/2 मल्टीप्लाई बेस हो जाएगा, बेस हम लोग AB को लेंगे और मल्टीप्लाई में हाइट हमारा OC हो जाएगा। ठीक है, इसका ही अपन यूज़ करेंगे फॉर्मूला का और यहीं से हमारा एरिया आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2। AB का लेंथ हमारे पास जैसे कि हमने आपको बताया कि इक्विलेटरल है, तो अगर ये 15 है तो AB हमारा 15 ही होगा, तो AB के बदले में 15 कर दो और OC के बदले में हमारे पास वही 15 मल्टीप्लाई √3 कर देता हूँ ताकि तुमको दिखे। आगे पीछे मैंने लिख दिया इसको ऐसे ताकि आपको समझ में आ जाए। 15 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन और डिवाइड बाई में 2 तो हमारा फिर से रहेगा। अब इसको भी तुमको वही चीज़ करना है, ऊपर न्यूमरेटर्स में मल्टीप्लाई करोगे, कट करोगे 2 2 जा 4 से। तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ये 15 मल्टीप्लाई 15 होगा, मल्टीप्लाई में जब √3 का वैल्यू आपको पहले पुट करना 1.73 और फिर जाकर के सबका मल्टीप्लाई करना और डिवाइड में तुम्हारे पास ये 2 2 जा 4 है तो 4 से फिर डिवाइड करना, पहले मल्टीप्लाई कर लेना और डायरेक्ट फिर 4 से डिवाइड देना। तो तुम्हारा जो एग्जैक्ट बुक वाला जो आंसर है वो निकल करके आएगा, जो कि है 97.3125। अभी तुम्हारा कंप्लीट आंसर नहीं निकला, अभी बस तुम्हारा ट्रायंगल ऑफ AOB का जो एरिया है वो निकल करके आया है। ये एरिया कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड देने के बाद। ठीक है, अब अपन एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे ना इन नंबर्स का यूज़ करके, ये वाला नंबर का और ये वाला नंबर का यूज़ करके जब हम लोग ये सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो एकदम एग्जैक्ट आंसर निकलेगा जो तुम्हारे बुक में है। तो यहाँ पर तुम लिखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो हमारा माइनर सेगमेंट है जिसका नाम हमने APB रखा हुआ है, उसका एरिया के लिए हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेक्टर का एरिया हमने कितना निकाल रखा था पहले से, तो वो था 117.75 है ना। आप लोग देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद अगर 4 डिजिट है तो इसमें भी आप लोग 2 जीरो आगे लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जैसे कि 1 जीरो तुम्हारा एक्स्ट्रा और आएगा, लेकिन हम लोग डेसिमल की वजह से उसको हटा देते हैं। लिखना नहीं चाहे तो ना भी लिखो, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब तुम माइनस करोगे ना तो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं डेसिमल वाले को माइनस करने में, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना लेते हैं इन माइनस करने में गड़बड़ करते हैं। तो अब तुम लोग जीरो में से इस 5 को माइनस करोगे, ना कि डायरेक्ट उस 5 को। क्या करते हैं अगर बच्चे लोग जैसे 75 लिखे और नीचे में यहाँ पर 3125 आया तो 25 उतार देते हैं, ऐसे करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, 0 0 लगाना है, फिर वही बोरो करके जैसे माइनस किया जाता है वैसे माइनस करना है। और ये हो जाएगा 97.3125। ठीक है, अब जब इसको तुम माइनस करोगे तो योर आंसर विल बी 20.4375 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और यही एरिया तुमको लेकर के आना था माइनर सेगमेंट का, जो एग्जैक्ट एरिया है, जो तुम्हारे बुक में भी आंसर ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब अपने को एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो उसके लिए भी वही काम करेंगे जो पहले हमने किया हुआ है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जिसका नाम हमने क्या रखा है, क्यू से रखा था ना, तो AQB। ठीक है, या ABQ जो लिखना चाहो। इसके लिए अपन एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ये वाला APB है ना, जो सेगमेंट हमारा छोटा वाला है। तो हमारा मेजर सेगमेंट के एरिया निकल करके आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए वही πr² फॉर्मूला होता है, तो 3.14 मल्टीप्लाई r कितना है, तो 15 मल्टीप्लाई में 15 है, उसमें से माइनस करेंगे ये वाला एरिया जो कि हमने निकाला अभी 20.4375। इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर जो है वो आ जाएगा 706.5। उसमें से तुमको माइनस करना होगा 20.4375। और इसमें भी वही चीज़ करना, ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास मैंने 5 एक डिजिट तक लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास टोटल 4 डिजिट माइनस करने हैं, तो इसमें 3 जीरो बढ़ा लेना और फिर माइनस करना, तब तुम्हारा सही आंसर आएगा। ठीक है, और जब तुम माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है वो 686.0625 ये वाला तुम्हारा आंसर निकल करके आएगा। बेटा मैंने तो फटाफट लिख दिया, लेकिन तुम लोगों को जब मल्टीप्लाई करने बैठोगे ना तो तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। माइनस में तो टाइम नहीं लगना चाहिए, मेन तुम लोगों को मल्टीप्लाई वगैरह करने में ही टाइम लगेगा जो लगेगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। ये तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से, यानी कि अपने को एग्जैक्ट वाला आंसर लेकर के आना है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं 7th वाले क्वेश्चन को बनाने हैं। 7th क्वेश्चन भी देखो सिमिलर ही है। यहाँ पर बोल रहा है कि कॉर्ड है जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर, वो सबटेंड कर रहा है एक एंगल 120 डिग्री का। पिछले बार 60 डिग्री का हो रहा था, 120 डिग्री का हो गया, कोनो दिक्कत नहीं, ये भी आराम से बनेगा। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यहाँ पर वही चीज़ है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो नहीं छोटा वाला जो हमारा सेगमेंट है उसका एरिया निकालना है। पाई का और √3 का वैल्यू अपने को दे दिया है पिछली बार की तरह। तो देखो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से डायग्राम बनेगा जो पिछले बार बना था, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार क्यों दिया है तुमको पता है? नहीं कि पिछले बार जब आ गया था क्वेश्चन नंबर 6 में, तो 7 में दोबारा से सेम टू सेम क्वेश्चन क्यों दिया? क्योंकि इसमें अब आप लोग वो वाला जो रूल हमने भी सीखा था ट्रायंगल को इक्विलेटरल करके, वो रूल यहाँ पर नहीं लगा सकते। अब आपको ये वाला साइड भी पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो एंगल है इस बार 120 का दिया हुआ है, ना कि 60 का। अगर ये 120 का है तो बचा कितना हमारे पास? 60 डिग्री बचा, इन दोनों को मिलाकर, यानी कि 60 डिग्री बचा हुआ है। तो इट मीन्स कि ये भी 30 का होगा, ये भी 30 का होगा। तो इस
कंडीशन में हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बन नहीं पा रहा है, क्योंकि इक्वल एंगल है नहीं तीनों। तो अब कैसे अपन फाइंड करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले तो वही काम करना है जो हमने पहले कर रखा है, और वही वाली चीज़ों का यूज़ करना है, यानी कि अपने को पहले इसका ये सेक्टर का जो है वो एरिया निकालना है। तो वही चीज़ नाम रख देते हैं इसका ए, इसका नाम रख देते हैं पी। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का नाम क्या भैया जी, तो AOBP है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला वही लगाएंगे, थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, यानी कि अपन एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करके उसको माइनस करेंगे, जो पिछले बार किए थे। बस इस बार नया चीज़ सीखोगे तुम लोग कि ये वाला जो बेस है ये कैसे फाइंड किया जाए, और यही वाला तरीका तुम पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपन कैसे करते हैं इसको सॉल्व, तो पता ही है, सिंपली यहाँ पर थीटा के बदले में 120 कर दो, तो 120 दिया हुआ है, 360 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पाई के बदले में 3.14, जैसा कि क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ था। रेडियस हमारे पास 12 है, तो मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई 12 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 12 का टेबल में 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, फिर 3 के टेबल में 4 टाइम पे ये कट हो जाएगा। सिंपली 314 का 4 से और 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो 150.72 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल करके आएगा, क्योंकि हमारा ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में होगा। तो ये अभी कंप्लीट सेक्टर के एरिया निकल गया। अब अपने को ट्रायंगल के एरिया निकालना है, जिसके लिए अपन फिर से वही काम करेंगे, एकदम परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, जो क्या करेगा इस बार AB का एकदम मीडियन होगा। हम लोग ने जो लाइन बनाया है ना, केवल ये परपेंडिकुलर ही नहीं है, ये क्या है, मीडियन है हमारे AB का। ओके, तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं, यानी कि यहाँ पर मैं लिखूंगा ड्रॉ OD, या सॉरी OD बोल रहा हूँ, OC, चलो D लिख दिया तो D नाम दे देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। C जाए तो जरूरी थोड़ी कि C नाम दूँ, मैंने यहाँ पे अब D लिख दिया तो D कर देते हैं। OD लिख देता हूँ, जो कि हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसके ऊपर, AB के ऊपर, ठीक है। AB के ऊपर ये परपेंडिकुलर है ना। एंड D इज मिड पॉइंट, D क्या है हमारा, मिड पॉइंट है AB का। हमने कुछ इस तरीके से बनाया है ये परपेंडिकुलर को कि ये AB का मिड पॉइंट हो गया। और यहाँ पर अगर ये मिड पॉइंट हो रहा है तो वही चीज़ होगा कि इधर भी हमारा 60 का हो जाएगा और इधर भी हमारा 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, जो 120 तक कंप्लीट ना। तो अब ये 60 का है और ये 60 का है। पिछले बार जैसे हम लोग cos 30 और cos हम लोग 30 लगा रहे थे पिछले दोनों क्वेश्चन में, इस बार अपने को cos 60 का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर हमारे पास D जो है वो मिड पॉइंट है। अपने को अगर AB निकालना है तो अगर मैं AD निकाल दूँ तो AD का यहाँ पर डबल करना पड़ेगा बस, क्योंकि ये मिड पॉइंट है D हमारा। तो जो AB है वो दो बराबर बराबर पार्ट में हो गया, एक AD में और एक BD में। तो अगर AD निकाल दिए तो जितना AD होगा उतना ही BD भी होगा। अब ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ट्रायंगल के अंदर अगर राइट ट्रायंगल है तो पंडित जी बद्री प्रसाद हर हर भोले वाला ट्रिक जब लगाते हैं हम लोग, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज आता है। ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर इस एंगल से मैं देखूँ यहाँ पर तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है हमारे पास, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो मैं इस वाले में क्या करूँगा, मैं साइन थीटा का यूज़ करूँगा। और इधर वाले के लिए मैं फिर से वही, जो कि मुझे हाइट भी तो निकालनी है ना, तभी तो मैं ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। तो यहाँ पर मैं कॉस थीटा का यूज़ कर दूंगा, इधर साइन थीटा इधर कॉस थीटा, तो दोनों चीज़ें निकल जाएंगी, AD भी निकल जाएगा और हाइट भी निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो चलो यूज़ करते हैं। पहले लिखेंगे अपन इन राइट ट्रायंगल AOD, पहले साइन थीटा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास साइन 60 होगा, और ये क्या होता है हमारा, तो जैसे मैंने बताया परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास AD है, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज हमारे पास वही OA है। तो यहाँ पर सॉरी फिर इधर लिख दे रहा हूँ गलती से, क्योंकि हमारे पास 60 है तो इसका यूज़ करना ही है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, जितना cos 30 का था। इक्वल टू साइड में AD हमारे पास, सॉरी AD नहीं यार, OD हाँ अच्छा AD के बदले में AD रहने दो, और OA के बदले में हमारा 12 हो जाएगा। 12 इधर आ जाएगा, तो √3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू AD हो गया। यानी कि जो AD की लेंथ है वो कितनी निकल कर आ जाएगी, 6 टाइम पे कट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई, सॉरी यार √3 मल्टीप्लाई में 6 या 6 √3 जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसे लिख दिया मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला चीज़, अब अपने को इधर वाले से ये हाइट भी निकालना है, तो अपने को cos का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे अपन cos 60 यहाँ पर कौन से ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल BOD, जो हमारा BOD ट्रायंगल है उसके अंदर। तो हमारा जानते हैं बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है, बेस हमारे पास OD है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास OB है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इक्वल के उस साइड में OD का वैल्यू अपने को निकालना है, जो कि हाइट है हमारा ट्रायंगल का, और OB जो है वो अपने को 12 दिया हुआ है, जो कि हमारा रेडियस था। देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा रेडियस था, तो 12 लिख दो उसके बदले में। तो 12 इधर आकर के कट हो जाएगा, तो वही हमारा 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ OD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, खत्म ना, ठीक है। ये दो चीज़ हमने निकाला है अभी, AD और OD, इन दोनों का भी बहुत ज़्यादा काम है इस ट्रायंगल के एरिया निकालने में। तो यहाँ पर अब लिखता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बेस, जो कि हमारा, अच्छा यार AB भी निकालना था ना, AB भी मैं कहाँ पे निकालूँ,
इसके बाद ये वाला पार्ट जब कर लोगे ना तो इसके बाद ए बी भी निकाल ही लेना और ये वाला पार्ट बाद में करना। ओहो नहीं यार, बहुत ख़राब दिखेगा, बच्चे लोग कन्फ्यूज जाएंगे कि सर ने कहाँ पर क्या क्या बनाया है। इसके बाद यहाँ पे बना देता हूँ। पहले ए बी का लेंथ निकाल देते हैं। तो ए बी जैसे कि मैंने बताया था ए डी का ही डबल है, तो ए बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए डी हो जाएगा। तो ए डी हमारे पास 3 है ना, इतना है ना, √3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई में 6, यानी कि 6 2 12, रूट में 3 आ जाएगा ए बी का लेंथ। अब मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ताकि बच्चे लोग कन्फ्यूज ना हो। बच्चे लोग कन्फ्यूज नहीं करने के चक्कर में थोड़ा सा पेज को गंदा कर दिया, कोई बात नहीं, होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई में हाइट हमारा OD है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर से 1/2। बेस हमारे पास कितना हमने दिखाया, हमने बेस AB जो है 12 रूट में 3 निकाला है। और अगर इसको अपन सॉल्व करें, चलो हटा दो, इसी स्टेप में सॉल्व करेंगे। और मल्टीप्लाई में OD हमने यहाँ पर 6 निकाला है, तो 2 का टेबल में वही 3 टाइम पे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका तो खेल खत्म हो गया। 12 3 जा हो जाएगा तुम्हारा 36, और मल्टीप्लाई में √3 के जो अपने को वैल्यू 1.73 दिया है वो उतार लो। तो यहाँ पर जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर जो है वो 62.28 निकल करके आएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो ये हमारा भी एरिया निकला है ट्रायंगल का, हमको तो एरिया ऑफ सेगमेंट का निकालना था। तो बस लास्ट में वही काम करो जो पिछले बार किए थे, एरिया ऑफ सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, हमारा APB वाला सेगमेंट, नीचे वाला सेगमेंट। उसके लिए जो कंप्लीट हमारा सेक्टर का एरिया है 150.72 जो हमने निकाला था, उसमें से माइनस कर देंगे ट्रायंगल के एरिया को, तो हो जाएगा 62.28। और ये चीज़ों को मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में समझा दिया, इसलिए यहाँ पर दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूँ डिटेल में, और ना ही तुमको समझाने की जरूरत है, तुम लोग अब समझ चुके हो इसको। इन दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है वो 88 पॉइंट में प्यारा सा 44, कितना प्यारा सा आंसर निकल करके आएगा देखो। ठीक है, लेकिन काम करने में हालत ख़राब हो जाएगा, इतना सारा जो मेहनत करोगे ना मल्टीप्लाई वगैरह करने में, उसमें थोड़ा सा थकोगे, अदरवाइज ये चीज़ ईजिली हो जाएगा। तो ये चीज़ जो मैंने तुम लोग को अभी सिखाया ना, AD का लेंथ निकाल करके तुम उसका डबल करो तो AB का लेंथ निकल जाएगा। पिछले जो 2 क्वेश्चन हमने बनाया था जहाँ पर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना कर किया था, उसमें भी तुम ये मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस वाले में इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये ध्यान रखना। चलो 7th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, बनाया जाए 8th क्वेश्चन। वीडियो बहुत बड़ा होगा, अभी देखना बेटा, अभी आज ये लगता है 2 घंटा का वीडियो होने वाला है। तो देखो 8th वाला जो क्वेश्चन है बच्चा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब RS अग्रवाल का बुक सॉल्व कराया था बच्चों को ना, उसमें भी ये क्वेश्चन था और ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। इसमें बच्चे लोग बस वर्ड प्रॉब्लम की वजह से फंस जाते हैं, नहीं तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। डायग्राम यहाँ पर चूंकि दिया हुआ है लेकिन एग्जाम में नहीं देगा, तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना, बहुत आसान सा है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें बोल रहा है कि एक हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड, आपको यहाँ पर फाइंड क्या क्या करना है, तो द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, और दूसरा द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। देखो समझो, पहले डायग्राम के थ्रू समझ लो, यहीं पे अच्छा डायग्राम दिया है बुक में, इतना अच्छा तो मैं घोड़ा बना भी नहीं पाऊंगा। इसमें बोल रहा है कि घोड़ा जो है वो पैग से यानी कि खूंटे से बंधा हुआ है। ठीक है, एक हमारा फील्ड है, स्क्वायर शेप में फील्ड है, उसमें बंधा हुआ है, और ये जिस रस्सी से बंधा है ना, उस रस्सी का जो लेंथ है वो है 5 मीटर, स्क्वायर का जो साइड है वो अपने को दिया हुआ है 15 मीटर। ओके, अब क्या होगा कि जब ये रस्सी को तुम खींचेगा, लंबा सा खींचेगा और इधर ऐसे जाएगा और इधर ऐसे जाएगा, तो ये एक सर्कल की तरह बनते जाता है। जब कभी भी तुमने देखना है रस्सी को सेंटर से पकड़ना है, मान लो एक फ्रेंड बीच में पकड़ना रस्सी को, दूसरा फ्रेंड यहाँ पर दूसरे कॉर्नर में पकड़ना, और ऐसे एकदम खींच करके घूमने की कोशिश करना, तो एक सर्कल बनते हुए निकल करके आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक इस तरीके से सर्कल बन रहा है ना, सेमी सर्कल बोलो या फिर सर्कल का 1/4 पार्ट कर सकते हो तुमको, क्योंकि ये हमारा जब ऐसे है और ऐसे हमारा पार्ट है ना, तो इतना ही आधा पार्ट इधर बनेगा, फिर उतना ही आधा पार्ट इधर नीचे में बनेगा, और फिर उतना ही आधा पार्ट नीचे बनेगा। तो ये टोटल एक सर्कल जो बना सकता था ये घोड़ा, तो भैया इधर उधर तो दीवार है, तो इधर बाहर तो जा नहीं सकता, तो सर्कल का 1/4 पार्ट जो है वो यहाँ पर बना पा रहा है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जिस एरिया को ग्रेज कर सकता है, जहाँ पर वो घास चर सकता है, तो इस पूरे एरिया को, जहाँ पर ये जो तुम्हारा लाइन बना हुआ ना डॉटेड डॉटेड, उसके अंदर का जो पूरा का पूरा हमारा सेक्टर है उसको पूरा वो ग्रेज कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका एरिया अपने को बताना है। और दूसरा चीज़ ये बताना है कि अगर अपन रस्सी को 5 मीटर से ज़्यादा करके 10 मीटर कर दे तो बड़ा सा एरिया को वो कवर कर पाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो कितना इंक्रीज हुआ है ग्रेजिंग एरिया, जो इंक्रीज वाला एरिया रहेगा वो अपने को बताना है। तो कंप्लीट एरिया में से इस एरिया को माइनस करेंगे तो इंक्रीज वाला एरिया जो है वो निकल करके आ जाएगा, और पाई का बच्चा लोग जो वैल्यू है वो 3.14 आपको लेना ही ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मजेदार क्वेश्चन है ये भी।
तो देखो यहाँ पर हमने छोटा सा एक बेसिक सा डायग्राम बना दिया है, क्योंकि घोड़ा तो भैया मुझसे बनने से रहा, अगर मैं बनाऊंगा तो नहीं पता हाथी घोड़ा सब मिक्स होकर के एक नया जानवर बन जाएगा, तो वो नहीं बनाने वाला मैं। तुम लोग एकदम बेसिक से समझो कि यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर का अगर रस्सी है, तो जो हमारा रस्सी से जब हम लोग सर्कल बनाएंगे, देखो कुछ इस तरीके से सर्कल बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तुम इस कॉर्नर को पकड़ के ऐसे जब गोल घूमोगे ना तो एक सर्कल बन जाएगा इस वाले पॉइंट को। तो ये हमारा एक्चुअल में रेडियस होता है इस सर्कल का, ठीक है। तो अपने को रेडियस एक्चुअल में दिया हुआ है, अगर लेंथ ऑफ रो 5 मीटर है, इसका मतलब जो रेडियस है ना भैया इस वाले सेक्टर का, यहाँ से यहाँ तक जो सेक्टर है, क्योंकि बाहर तो घोड़ा निकल नहीं पाएगा, तो जो सेक्टर का रेडियस है वही हमारा एक्चुअल में 5 मीटर दिया हुआ है। अब दूसरी चीज़ हमको बताया गया था कि ये एक स्क्वायर फील्ड में है। स्क्वायर फील्ड में क्या खासियत होगा कि जो कॉर्नर्स होंगे उन सभी कॉर्नर में जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा, पता है ना, स्क्वायर के सारे एंगल जो होते हैं राइट एंगल होते हैं, यानी कि ये जो एंगल हो गया वो हमारा राइट एंगल हो गया, बस सिंपल। तो यहाँ पर अब लिख दो तुम लोग एरिया ऑफ सेक्टर, हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, यानी कि जो एरिया में वो घोड़ा चर पा रहा है उस एरिया को निकालेंगे। फॉर्मूला अपने को पता ही है, 360 हो जाएगा थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर हो गया। थीटा का वैल्यू अपने को पता चल गया कि 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो स्क्वायर है, तो 90 डिवाइड बाई 360 कर लो, या 1/4 भी कर सकते हो इसको। मल्टीप्लाई में पाई के बदले में 1.4 लिखना है, 3.14 अपने को क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ तो वो लिखना पड़ेगा। रेडियस हमारा 5 × 5 हो जाएगा, कैंसिल करो, 9 1 9, 9 4 36 हो गया। पहले न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करो, चाहो तुम एक बार 2 से इसको कट भी कर सकते हो, कट हो रहा है क्योंकि देखो कुछ इस तरीके से 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 2 होगा, 1 आगे जाएगा तो 2 5 10 हो जाएगा, फिर हमारे पास 1 आगे जाएगा तो 2 7 हमारा 14 हो जाएगा, तो 1.57 हो गया। फिर वही चीज़ हो जाएगा, तुमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और 2 से डिवाइड देना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब पूरा कट ना हो तो न्यूमरेटर्स का पूरा एक बार मल्टीप्लाई कर दो और फिर डायरेक्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड दे दो, तुम्हारा आंसर जल्दी आने के चांसेस रहेंगे उससे। तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसे तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 19.625, और हमारा ये एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि जो एरिया वो घोड़ा कवर करेगा, ग्रेज करेगा, जो पहला क्वेश्चन था ना फर्स्ट वाला पार्ट, वो यहाँ से हमने बनाना शुरू किया है, तो वो हमारा 19.625 होगा। तुम यहाँ पे लिख भी सकते हो लास्ट में कि सो द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज इज 19.625, यानी क्वेश्चन में से आधा उतार देना और यहाँ पर फिर तुम्हारा इज करके इस एरिया को उतार देना, तो ये तुम्हारा एरिया होगा जिसमें घोड़ा चर पा रहा है। अब क्या बोला गया था कि इस रस्सी को बड़ा कर दिया जाए, 10 मीटर कर दिया जाए, तो बस वही चीज़ है कि अब जो है ये कुछ इतना ज़्यादा जगह को मान लो ये कवर कर लेगा, और अपने को बोल रहा है कि जो इंक्रीज एरिया है, इंक्रीज एरिया, ये नहीं कि आपको इसका एरिया नहीं पूछ रहा है कि 10 मीटर का एरिया अगर अपन रस्सी उसको 10 मीटर का दे दें तो वो कितने एरिया में ग्रास चरेगा, वो नहीं पूछ रहा है, अपने को बोल रहा है इंक्रीज एरिया। इंक्रीज एरिया मतलब ये वाला पार्ट पूछ रहा है, ये वाला जो एक्स्ट्रा वो चर रहा है ना उसको, तो उसके लिए अपन बड़े वाले एरिया निकालेंगे। तो नाउ सेकेंड पार्ट में आ जाओ। नाउ लेंथ, अब इस कंडीशन में हमारा लेंथ ऑफ जो रोप है वो इस बार अपने को बोल दिया है 10 मीटर, तो यहाँ पर अपन 10 मीटर कर देंगे, और फिर से अपन एरिया लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर नहीं कि रेडियस वही 10 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर तुम लिख भी सकते हो इसको कि न्यू जो रेडियस है हमारे पास वो हमारा इस बार 10 मीटर होकर के आ गया। तो बस अब एरिया या फिर न्यू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ न्यू सेक्टर ऐसे लिख दो, न्यू सेक्टर या लार्ज सेक्टर जो लिखना चाहो लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो वो हो जाएगा तुम्हारा वही थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला बार बार लिखने एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 डिवाइड बाई में 360, फिर से वही चीज़ होगा क्योंकि एंगल तो चेंज होगा नहीं, पाई का वैल्यू 3.14 और इस बार रेडियस जो है वो 10 मल्टीप्लाई में हमारा 10 हो जाएगा, तो 10 10 आ गया तो जल्दी कट हो जाएगा, ये तो हमारा 1/4 हो जाएगा, 2 से कट भी हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा, ऐसे भी कर सकते हो। बाकी तुम चाहो तो ये 314 डिवाइड बाई 4 भी कर सकते हो, क्योंकि 10 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 314 बन जाएगा। तुमको मल्टीप्लाई आसान लगता है तो ऐसे कट कर लो, और तुमको अगर डिवाइड आसान लगता है तो 314 को 4 से डिवाइड दे दो, तो दोनों तरीके से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो तुम्हारा जो आंसर है वो निकल करके आएगा 78.5 मीटर का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती से सेंटीमीटर लिख दिया था, जबकि हमारे पास रेडियस मीटर में है तो एरिया भी मीटर के स्क्वायर में निकलेगा, ये गलती एग्जाम में बिल्कुल ना करियो। तो यहाँ से तुम्हारा कंप्लीट बड़ा वाला एरिया निकल करके आ गया। अब यहाँ पर हमारा इंक्रीज़ कितना हुआ था ये पूछा था, तो यहाँ पर तुम लिखोगे इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ठीक है। जो ग्रेज वो कर रहा है उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए अपन बड़े वाले एरिया में से बड़ा वाला एरिया 78.5 में से माइनस कर देंगे छोटे वाले एरिया यानी कि 19.625 को। बच्चे लोग इसमें गड़बड़ बिल्कुल मत करना, जब माइनस करने जाओगे तो इसको 500 लिखना और 500 में से 625 को माइनस करना। इज दैट क्लियर? 5 में से यहाँ पर 25 को नीचे डायरेक्ट मत उतार देना, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाता है उससे। तो जब तुम माइनस करोगे, अच्छा एक बार मैं करके बता ही देता हूँ, देखो कुछ इस तरीके से लिखना 78.5 लिख करके 2 जीरो लगा देना और फिर नीचे में 19.625 लिखना। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ जो तुमको करना है। जब ऐसे करोगे तब वही बोरो करके फिर माइनस करोगे तब सही आंसर आएगा। तुम अगर इसमें जीरो नहीं लिखोगे डायरेक्ट यहाँ पर 5 और 2 उतार दोगे तो गलत हो जाता है। ऐड में वैसे कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट में वैसे बिल्कुल नहीं कर सकते हो।
तो तुम्हारा आंसर जो है वो हो जाएगा 58 पॉइंट में 875 मीटर का स्क्वायर, यानी कि इतना एक्स्ट्रा एरिया वो ग्रेस कर सकता है वो घोड़ा। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। आई तुमको क्वेश्चन 8 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। कोनो दिक्कत हो तो टेलीग्राम वगैरह का लिंक मैंने दिया ही हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। चलो 9वां वाला क्वेश्चन बनाया। सो 9th वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। एक ब्रोच बनाया गया है। ब्रोच क्या बोलते हैं पता है ना, वो जिससे हम लोग ये जो डिज़ाइन दिख रहा है ना, कपड़ा उपड़ा नहीं लगाते हैं जैकेट वगैरह में पहनने के लिए, फिर साड़ी वगैरह में लड़के लोग लगाते हैं पिन वाला, उसी को ब्रोच बोला जाता है। तो ये बना हुआ है सिंपल सिल्वर के वायर से बना हुआ है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल के शेप में बना हुआ है, जिसकी डायमीटर 35 मिलीमीटर है। ये जो डायमीटर है ना सर्कल का, ये 35 मिलीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sector as shown in figure 11.9। यानी कि जो वायर है वो इस सर्कल को देखो बनाने के लिए यूज़ किया ही गया है, सर्कल बनाने के लिए यूज़ करेगा ही करेगा जैसे क्वेश्चन बोला है, लेकिन साथ ही साथ इस तरीके से जो तुमको स्पोक की तरह दिख रहा है ना, साइकिल का स्पोक की तरह, ऐसा डिज़ाइन भी बनाया गया है जिसको डायमीटर बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 टोटल 5 डायमीटर बनाने के लिए भी उस वायर का यूज़ किया गया है, ठीक है। अब अपने से क्या बोल रहे हैं कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वेयर रिक्वायर्ड। तो बताइए जो टोटल लेंथ सिल्वर का जो जरूरत पड़ा है या जो जरूरत पड़ेगा उसको बनाने के लिए वो कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करो, तुम इसका साइड का पूरा लेंथ निकालो जिसको अपन सरकमफ्रेंस बोलते हैं। उसके बाद ये 5 पीस ऐसे डायमीटर भी बना हुआ है ना, तो आपके पास जितना अपना कितना है 35 डायमीटर दिया ना, तो 35 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 बार ऐड करने से चाहे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी लेंथ आएगा वो यहाँ पर लग गया, और ये जो सर्कल में जो लेंथ आएगा वो वाला, दोनों लेंथ को मिला दो तो टोटल तुमको लेंथ पता चल जाएगा, पहला चीज़। दूसरा, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, और आपको जो ये सेक्टर है इसका भी एरिया निकालना है, तो ये भी आराम से निकल जाएगा। तुमको सिंपली क्या करना है, टोटल चूँकि 10 पार्ट्स है तो पूरा कंप्लीट एरिया निकाल लो सर्कल का, और उसमें को 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 10 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा जो एक पार्ट है उसका एरिया निकल करके आ जाएगा। चलो कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करो, इसका सरकमफ्रेंस निकाल लो और उसमें फिर ये 5 जो हमारे स्पोक लगी हुई है, ये डिज़ाइन कर सकते जो भी है, इसको ऐड कर दो। तो डायमीटर अपने को 35 मिलीमीटर दिया हुआ है, और अपने को पता है जो सरकमफ्रेंस है उसके लिए अपने को रेडियस की जरूरत पड़ता है, तो अपन रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस के लिए इसको 2 से बस डिवाइड कर दो, आधा कर दो, क्योंकि रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, तो 35/2 हो जाएगा। अब इसको कट करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग कट करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा फालतू में यहाँ पर, तो वो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अपन करते हैं, यहाँ पर जो लेंथ है इस वायर का ये सर्कल में, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, सिंपल सा फॉर्मूला। तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 22/7 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 35 में 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर दो, 7 में हमारा 5 टाइम पे ये कट हो जाएगा 35, 5 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आ जाएगा, यानी कि 110 मिलीमीटर जो ये सर्कल का लेंथ है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वायर लगेगा वो इतना लगेगा, प्लस अपने को यहाँ पर 5 इसको भी तो बताना है ना कि 5 हमारे पास डायमीटर बने हुए हैं, इसमें भी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लिखोगे कि सिल्वर, ऐसे लिख सकते हो, सिल्वर यूज्ड इन 5 डायमीटर, ठीक है। जो 5 हमारे डायमीटर्स हैं उनमें भी यूज़ हुआ है, और एक जो डायमीटर है वो 35 मिलीमीटर का है, तो 35 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा मल्टीप्लाई होकर के 175 मिलीमीटर बना लेगा। तो यहाँ पर तुम अब लिखो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर, है ना। यहाँ पर वही क्वेश्चन में क्या बोला था, टोटल लेंथ पूछा था ना, तो सॉरी, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड, या जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारा 110 साइड में सर्कल बनाने में और 175 अंदर में डिज़ाइन बनाने में, तो मिला दोगे तो 285 आ जाएगा मिलीमीटर, ठीक है। ये एम एक बार गलती से लिखा गया, डबल एम जरूर लिखना, मिलीमीटर है क्योंकि। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट बनाया। अब सेकेंड वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो एक सेक्टर है, एक सेक्टर उसका एरिया बताओ, और टोटल ये जो 10 सेक्टर है ना, ये बराबर लेंथ के हैं, ठीक है। इनका जो ये जो है ना टोटल 10 सेक्टर वो इक्वल हमारे पास बना हुआ है। वहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ था डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। तो सिंपली आप क्या करो कि टोटल सर्कल का एरिया निकाल करके 10 से डिवाइड दे दो, तो तुमको एक सेक्टर का एरिया निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन निकालेंगे अब एरिया ऑफ सर्कल, कंप्लीट सर्कल का एरिया ना। तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। तो ये हो जाएगा फिर से वही 22/7 मल्टीप्लाई में 35, और मल्टीप्लाई में हमारे पास रेडियस है ना 35/2, और मल्टीप्लाई में 35/2। तो 7 का टेबल में 5 टाइम पे कैंसिल हो गया, 2 का टेबल में ये 11 टाइम पे आ जाएगा। तो फिलहाल इसको इतना ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई करने में कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि अपने को कट करना ही है यहाँ पर 10 से इसको, ठीक है। तो ये 11 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 35 डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा,
जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम वेस्ट होगा फालतू में, इसलिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में कट करना ही है, डिवाइड करना ही है। अब मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ईच सेक्टर या फिर वन सेक्टर, जो लिखना चाहो, ईच सेक्टर, और उसके लिए अपन सिंपली जो भी हमारे पास निकला हुआ है 11 × 5 × 35 डिवाइड बाई में 2, इसको चाहे तो 10 से डिवाइड कर सकते हो या फिर डायरेक्ट 1/10 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों एक ही बतिया होता है। ठीक है, तो 1/10 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर तुम्हारे देखो अब कट होगा, 5 के टेबल में 5 × 2 = 10 हो जाएगा। अब तो कुछ कट हो नहीं रहा है यहाँ पर, तो सिंपली ऊपर मल्टीप्लाई करो, 35 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 385 आ जाएगा, और नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा। तो इतना मिलीमीटर स्क्वायर जो है ना वो एक सेक्टर का एरिया है। तो इस तरीके से तुम्हारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन था 9th वाला, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा आई होप। अगर लगा होगा तो बताना कमेंट करके। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं 10th वाले क्वेश्चन के पास और अम्ब्रेला को बनाते हैं। सो देखो 10th वाले बोल रहा है कि एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। यहाँ पर देखो एक अम्ब्रेला है, उसमें 8 रिब्स लगे हुए हैं, ये जो उसमें स्पोक लगा रहता है ना उसी को रिब कहा जाता है। तो 8 पीस आपके पास रिब लगे हुए हैं जो कि बराबर बराबर दूरी पर हैं। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि अम्ब्रेला जो है एक फ्लैट सर्कल है, अम्ब्रेला को ऐसे एकदम फैला दिया गया और वो एक फ्लैट सर्कल के रूप में आ गया कुछ इस तरीके से। अब आप बोल रहा है कि जिसकी रेडियस दी हुई है 45 सेंटीमीटर, यानी सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी है वो 45 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो यहाँ पर आपको ये रिब और इस रिब के बीच में किसी भी दो रिब के बीच का जो एरिया वो निकालना है, यानी कि एक्चुअल में एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए देखो यहाँ पर अपने पास एंगल तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टोटल एरिया निकालेंगे। और टोटल यहाँ पर 8 सेक्टर बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर है। तो अपन फिर वही टोटल एरिया में से उसको 8 से या तो डिवाइड दे देंगे या फिर 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों कंडीशन में हमारा एक सेक्टर का एरिया निकल करके आ जाएगा। और एक सेक्टर का एरिया का मतलब वही दो रिब्स के बीच का एरिया, जो कि क्वेश्चन में बोला था। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो रेडियस 45 दिया ही हुआ है, एरिया ऑफ अम्ब्रेला के लिए अपने को πr² का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और तुम चाहो तो यहाँ पर एरिया ऑफ जो हमारा बोला है ना एरिया ऑफ रिब करके, है ना, तो यहाँ पर आप लोग वो भी में लिख सकते हो एरिया ऑफ रिब, जो क्वेश्चन ने बोला था बिटवीन रिब्स, एरिया ऑफ अम्ब्रेला बिटवीन 2 रिब्स। ठीक है, ये भी यहीं पर डायरेक्ट निकाल देते हैं, अलग अलग नहीं निकालते हैं। तो उसके लिए तुमको पता है कि πr² का या तो 8 से डिवाइड दे दो या तो मल्टीप्लाई 1/8 लिख दो। तो नॉर्मल तरीका यही है, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये फ्रैक्शन आ गया तो फिर नीचे में 8 लिखो, फिर उसको ऊपर लेके जाओ, टाइम बर्बाद होता है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/8 कर दो। पाई का वैल्यू 22/7 लिखना है। जैसे क्वेश्चन में शुरू में ही बोला था हमारे एक्सरसाइज स्टार्टिंग में कि जब तक आपसे ना बोला जाए 3.14 तब तक आप 22/7 ही ले लेंगे। मल्टीप्लाई r का स्क्वायर है तो 45 × 45 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में हमारा 1/8 निकल करके आ जाएगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा ये कटपीट हो रहा है, क्या कुछ कट हो रहा है यार, बस एक ही तो कट हो रहा है 2 का टेबल से, 2 4 जा 8 हो रहा है और ये 11 हो रहा है, और तो कुछ कटे नहीं हो रहा है। तो कुछ कट नहीं करना है, सिंपली तुम लोगों को सबका मल्टीप्लाई कर देना है। जब सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर जो बुक वाला है वो निकल करके आ जाएगा 2 2 2 7 और 5, ये तुम्हारा न्यूमरेटर में आ जाएगा। नीचे में 7 4 जा 28 आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। बस यही क्वेश्चन था और यही आंसर है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, इसलिए फालतू में ऐसे डब्बा बना रहा था, कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। चलो 11th वाला बनाया जाए। सो 11th वाला क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस बना लिए ना 7 8 9 10 वाले, तो आपको ये सब क्वेश्चन आसान लगेंगे। खास करके अगर आपने शुरू के 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन अगर बना लिया, ये 8 तक के क्वेश्चन अगर बना लिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग को बच्चे की तरह लग रहा होगा। जैसे 9th वाला भी ईजी लगा होगा, 10th वाला भी ईजी लगा होगा, और 11th वाला तो बहुत ईजी लगेगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के ऊपर 2 वाइपर लगे हुए हैं, जैसे कि मान लो मेरा पेन एक वाइपर है, जिससे वाइपर इसी से साफ करते हैं ना कार में, देखे हो ना, बस वैसे वो सफाई कर रहे हैं। और ओवरलैप नहीं कर रहे का मतलब कि एक के ऊपर दूसरा नहीं आ जा रहा है, यानी कि दोनों वाइपर चल रहे हैं तो एक के ऊपर दूसरा आ गया, ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों अपना अपना जगह साफ कर रहे हैं। ओके, अब क्या बोल रहा है कि उनका जो लेंथ है वाइपर का, ठीक है, वो है 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू द एंगल ऑफ 115। और जब वो स्वीप कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर अभी खड़ा है ये ना, ठीक है, ऐसे है या फिर ऐसे लेटा हुआ है, मान लो ये ऐसे लेटा हुआ है कार में, तो ऐसे उठ करके ये 90 डिग्री बनाया और थोड़ा सा और आगे जाके 115 डिग्री बना रहा है। इतना एरिया वो कवर कर रहा है। अभी डायग्राम बनाऊंगा तो और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, इतना एरिया कवर कर रहा है। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप बाय ऑफ द ब्लेड्स, यानी कि जो दोनों ब्लेड्स हैं, हमारे पास केवल एक ब्लेड थोड़ी है, 2 ब्लेड है, बोला है ना शुरू में ही कि 2 वाइपर्स हैं, 2 ब्लेड्स हैं। तो दोनों ब्लेड्स के द्वारा एक बार घूमने में, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ पहुँचने में कितना एरिया कवर किया जा रहा है। तो तुम अगर एक का निकाल दोगे तो दूसरे का भी उतना ही होगा। तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 बार ऐड कर दो उसी नंबर को, दोनों में आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं हम। तो देखो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, जहाँ पर मैंने एक वाइपर बनाया, कार में ऐसे लेटा हुआ था, फिर उसको मैंने स्वाइप किया, ऐसे स्वीप किया मतलब, तो यहाँ तक पहुँचा, फिर ये वापस ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो
वाइपर यहाँ पर भी आएगा ना, तो कुछ इस तरीके से हमारा एरिया बनेगा, यानी कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। और तुम इसको देख सकते हो पिज़्ज़ा की स्लाइस की तरह दिख रहा है, इट मीन्स ये हमारा सेक्टर दिख रहा है, तो अपने को सेक्टर का एरिया निकालना है, सिंपल एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ था वाइपर का, 25 बोला था ना क्वेश्चन में, हाँ 25 है। तो यहाँ पर मैं 25 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जो रेडियस है मेरे पास वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 115 डिग्री का। ठीक है, एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर पहले तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर करके निकालता हूँ, उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट। तो ये फिर एरिया ऑफ सेक्टर या फिर मैं दोनों को एक साथ ही निकाल दूंगा, एक ही साथ निकाल देता हूँ, टाइम बचेगा एग्जाम में। एरिया ऑफ सेक्टर ना लिख करके मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया कवर बोल रहा है, फिर क्लीन मतलब उसने क्लीन बोला था ना, टोटल एरिया क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स या 2 ब्लेड्स, जो लिखना लिख लो वहाँ पर। ठीक है, जो भी था मैं 2 वाइपर्स कर दिया हूँ। तो दोनों वाइपर्स के द्वारा जो टोटल एरिया कवर होगा उसके लिए हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, ये एक का है एरिया, और चूंकि 2 होता है इसलिए 2 से बस मल्टीप्लाई, तो मैंने एक ही बार में कर दिया, क्योंकि फिर मैं एक बार सॉल्व करूँगा फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। 2 बार तुम लोग को स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा एक ही बार स्टेटमेंट लिखो। तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 115 डिवाइड बाई में 360 मल्टीप्लाई में हमारा पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है। और रेडियस हमारे पास 25 है, तो 25 मल्टीप्लाई में 25। कुछ कट पीट हो रहा है यार, थोड़ा मोड़ा ये कट हो रहा है, 2 का टेबल में 18 टाइम पे कट हो जाएगा। फिर ये दोनों भी 2 से कट हो रहा है, तो 2 से उड़ा देता हूँ मैं। 2 का टेबल में हमारे पास 9 टाइम पे ये हो जाएगा, और ये 0 टाइम पे, और ऊपर में हमारा 2 1 जा 2 2 1 जा 2। ठीक है, अब तो कुछ कट हो नहीं, अच्छा अभी भी कट हो रहा है, 5 से कट हो रहा है। 5 के टेबल में 5 5 जा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 1 जा 5, और हमारे पास 4 आगे जाएगा तो 40 बना देगा, तो 5 8 जा 40। अब तो कट नहीं हो रहा है ना, अब कट हो रहा है क्या, 115 है तो 5 और 1 6 और 1 7 नहीं, 3 से नहीं जा रहा है तो नहीं कट हो रहा है। ठीक है, तो तुमको सिंपली क्या करना है, नीचे में मल्टीप्लाई करना है 18 का और 7 का, और ऊपर में हमारा 15 11 5 और 25 इन चारों का नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे बुक वाला जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा, जो कि दिया हुआ है 158,125। ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 18 7 जा हमारा कितना होता है 126 होता है, तो 126 आ गया। और ये सभी क्या में थे, सेंटीमीटर में दिए हुए थे ना, रेडियस तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना एरिया जो है दोनों वाइपर कवर करने वाले हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन के पास। तो देखो 12th वाले में बोला जा रहा है कि टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक, यानी कि शिप लोगों को ये वार्निंग देने के लिए कि भैया यहाँ पर पत्थर है बड़ा बड़ा, नहीं तो टकराओगे तो टाइटेनिक बन जाओगे, निपट जाएंगे तुम्हारे लेना और मजनू सारे लोग। तो इसीलिए वार्न किया जा रहा है। कौन वार्न कर रहा है, तो एक लाइट हाउस से लाइट जला करके वार्न किया जा रहा है। तुम्हें देखो ना, लाइट हाउस से ऐसे लाइट पड़ता है, मान लो ये मेरा लाइट यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे लू लू ऐसे करके लाइट पड़ता है। तुम लोग फिल्म लोग में भी देखे होगे, पुलिस वुलिस वाले में चोर के ऊपर ऐसे इस जेल उल में लाइट पड़ाते हैं, है ना। उसके अलावा तुम लोग बहुत सारा जगह देखे होगे। लाइट हाउस तुम जानते हो, क्लास 10 के बच्चे हो, इंटरनेट वाले बच्चे हो, तुम लोग सब देखे हो। तो लाइट हाउस से रेड कलर का लाइट पड़ रहा है ओवर ए सेक्टर ऑफ 80 डिग्री, यानी कि जैसे कि ये जो एंगल बन रहा है ऐसे ऐसे, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। डिस्टेंस जो है वो 16.5 किलोमीटर है, यानी कि ये जो मेरा लेंथ है ना, ये वाला, ये 16.5 किलोमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न। तो बताइए कि उस शिप का उतना कितना एरिया में वो जो लाइट हाउस है वो वार्न कर रहा है। तो बस वही चीज़ है कि ऐसे ऐसे कर रहा है, स्वाइप कर रहा है, तो वही चीज़ हमारा वहाँ पर क्या बनेगा, एक सेक्टर बन जाएगा इस शेप में। ठीक है, और उसका फिर अपने को एरिया निकालना है, सिंपल। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। इट मीन्स हम लोग को मल्टीप्लाई वगैरह करके लंबा सा डेसिमल में आंसर लाना है इस बार। तो देखो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर हमारा लाइट हाउस है, ये लाइट ऐसे मारा, ठीक है, इधर और इधर मिला करके टोटल 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। जो लेंथ जो लाइट जा रहा है वो 16.5 किलोमीटर दूर तक जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा है, तुम लोग देख नहीं सकते इतना दूर तक पहुँच रहा है वो लाइट। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी बात है भैया, वार्न हो जा रहे हैं, टाइटैनिक बच जाएगा। तो अपने को क्या करना है, एरिया निकालना है इसी सेक्टर का। तो सिंपल अपन रेडियस जान रहे हैं 16.5 हो जाएगा, और थीटा का है ना, ये किलोमीटर में इस बार, तो एरिया किलोमीटर स्क्वायर निकलेगा। थीटा जो है वो हमारा 80 डिग्री है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। तो वही चीज़ फिर लास्ट में देखो, मैं जो भी लिखता हूँ मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, मैं एरिया ऑफ सेक्टर लिख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग जब स्टेटमेंट जब एग्जाम में बनाओगे तो लास्ट में वो लास्ट वाला स्टेटमेंट जो होता है ना जरूर लिख लेना, जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना, एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न इज इतना किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना, इतना किलोमीटर के स्क्वायर जो भी एरिया निकलेगा वो लास्ट में तुम लोग स्टेटमेंट बना करके लिख देना। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए वही हमारा थीटा डिवाइड बाई में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला। तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा थीटा यानी कि 80 डिवाइड बाई में 360
मल्टीप्लाई में पाई के बजाय अपने को 3.14 बोल ही दिया है क्वेश्चन में। रेडियस जो है हमारा वो 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 4 जा हो गया, 2 का टेबल में 18 टाइम पे हो गया, 2 2 जा हो गया, 2 का टेबल में 9 टाइम पे हो गया। ये 5 और 6 11 और 1 12 हो रहा है, यानी 3 से कट हो जाएगा तो 3 से उड़ा देते हैं। 3 का टेबल में 3 3 जा 9, ये 3 5 जा 15 होगा, डेसिमल लगा लो क्योंकि डेसिमल वाले में जा रहे हैं। यहाँ पर 15 हुआ, 1 बचेगा, आगे जाकर के इसको 15 बना देगा तो 5 5 जा फिर 15 हो जाएगा। फिर वही चीज़ 3 के टेबल में ये 5.5 आ जाएगा। तो अब आपको 3.14 का मल्टीप्लाई 5.5 और 5.5 से करना है, तो आपको जो कंप्लीट आंसर है वो निकल करके आएगा कितना, तो 189.97। और ये सभी किलोमीटर में थे, इसीलिए एरिया जो होगा वो किलोमीटर के स्क्वायर में हो जाएगा। ये बन गया तुम्हारा 12th वाला क्वेश्चन, छोटा कंगी सा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेना। तो 12th क्वेश्चन ये बन गया। चलो 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी बना लेते हैं। सो 13th वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहा है कि राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन एज सो इन द फिगर 11.11। एक सर्कल टेबल है और इसमें एक कवर लगा हुआ है। कवर में यहाँ पर देखो हमारे पास डिज़ाइन बना हुआ है कॉर्नर में, ठीक है, और ये जो डिज़ाइन है ये इक्वल है आपस में, बहुत अच्छी बात है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, यानी कि इस कवर का जो रेडियस है, देखो ये रेडियस मतलब ये वाला लेंथ नहीं ना, रेडियस मतलब इस सेंटर से लेकर के कॉर्नर में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक या फिर कहीं पर भी तुम ले जाओ, सर्कल को टच करने वाला एक लाइन, ठीक है। तो जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको बताना है कि ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये 6 डिज़ाइन जो है, इनको बनाने में कितना अपने को कॉस्ट पड़ेगा। अगर जो कॉस्ट है पर सेंटीमीटर स्क्वायर का वो ये है, तो पहले तो अपने को एरिया निकालना पड़ेगा। अपने को अगर एरिया पता चल जाए एक का भी, तो सब का एरिया उतना ही है, बराबर बराबर है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एरिया निकल करके आ जाएगा। और जब टोटल एरिया पता चल जाएगा तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे इतने से, तो अपने को जो कॉस्ट है वो पता चल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। याद रखना कि इस बार पाई का वैल्यू अपने को नहीं दिया है, पाई का वैल्यू नहीं दिया, इसका मतलब अपने को पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है, तब एग्जैक्ट आंसर आएगा जो बुक में दिया है। बट अपने को जब √3 की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर 1.7 लेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 बट √3 = 1.7। तो देखो कुछ इस तरीके से अपने को डायग्राम दिया हुआ है। मैंने इसमें क्या किया, रेडियस को ही बना दिया, कुछ इस तरीके से मैंने रेडियस बना दिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो हमारा एक्चुअल में एंगल बन रहा है ना वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमको पता है कि टोटल होता है कितना, 360 डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल, और हमारे पास 6 पार्ट्स हैं टोटल। यहाँ पर ये 6 पार्ट बना दिया है मैंने, क्योंकि हमने को क्वेश्चन में ये 6 दिया हुआ था डिज़ाइन, तो मैंने कुछ नहीं किया, डिज़ाइन के कॉर्नर्स को ऐसे सेंटर से मिला दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका रेडियस बन जाएगा। ठीक है, तो एक पार्ट का कितना एंगल होगा, तो सिंपल है कि एक पार्ट का 60 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल 360 है, तभी तो 60 60 60 60 6 बार होगा मल्टीप्लाई, तो हमारा 360 बनाएगा। तो इसको अपन डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे 60 नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि कंप्लीट एंगल एट सेंटर में जो हमारा कंप्लीट एंगल बन रहा है वो 360 का बन रहा है। तो इसलिए एंगल बिटवीन वन सेक्टर, एंगल ऑफ वन सेक्टर, ठीक है, एक सेक्टर का अपन एंगल निकालेंगे क्योंकि टोटल 6 सेक्टर वहाँ पर बन रहे हैं, देख लो इस तरीके से। तो एक सेक्टर का एंगल के लिए 360 को अपन 6 से डिवाइड दे देंगे। ये 6 से डिवाइड क्यों हो रहा है पता चला ना, ये टोटल 6 है यहाँ पर, तो ये तुम्हारा 60 निकल करके आ जाएगा, यानी एक जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो अपने को ये 60 डिग्री का एंगल पता चल गया। हमको क्या करना है कि इस वाले सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो अपने को मेथड पता ही है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सिखाया था कि आपको क्या करना है कि कंप्लीट पहले ये जो सेक्टर है उसका एरिया निकालना है, फिर जो बीच में ट्रायंगल बन रहा है उसके एरिया को माइनस कर देना है, तो तुम्हारा सेगमेंट का एरिया निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो आपको वही काम करना है। तो सबसे पहले अपन एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए अपने को रेडियस पता होना चाहिए, जो कि अपने को रेडियस दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एरिया ऑफ सेक्टर ही डायरेक्ट लिखता हूँ, चलो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर एकदम स्टार्टिंग से ही करो, या फिर वन सेक्टर ना, एक सेक्टर का एरिया निकल रहा है, तो इसके लिए हमारा वही फॉर्मूला लग जाएगा, θ/360 वाला मल्टीप्लाई में πr²। तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से 60 डिवाइड में 360 है ना, थीटा का वैल्यू मैंने निकाल लिया है। पाई का वैल्यू जैसे मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में बताया 22/7 लेना, और रेडियस आपको 28 दिया होता, तो 28 मल्टीप्लाई में 28 हो जाएगा। 7 के टेबल में ये 4 टाइम पे कट हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 के टेबल में 6 6 जा 36 हो जाएगा, फिर ये 6 भी कट हो जाएगा सिंपली आपका यहाँ से। 2 का टेबल से देखो, 2 का टेबल में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आ गया। अब न्यूमरेटर से सभी का मल्टीप्लाई करना और उसको फिर इस 3 से डिवाइड दे देना, क्योंकि 3 से किसी कोई कट हो नहीं रहा है, तो जब तुम डिवाइड दोगे कंप्लीट मल्टीप्लाई करके, तो तुम्हारा आंसर 410.6
6, 7 और ये सभी सेंटीमीटर में थे ना, हम लोग को जो रेडियस दिया हुआ था, इसीलिए ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अपने को क्या मिल गया, एक सेक्टर का एरिया मिला है। लेकिन अभी अपने को एक सेक्टर के एरिया से मतलब नहीं, अपने को सेगमेंट के एरिया चाहिए। तो अब अपन ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे। और ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए भी तुम लोग अगर वीडियो को बीच से देख रहे हो, मान लो तुमने केवल क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो ओपन किया है, तो बेटा जाकर के 4th और 6th वाला देख लो, ताकि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है कि ट्रायंगल के एरिया हम कैसे निकालेंगे वो समझ में आ जाए। तो जैसे तुम लोग देख लो, यहाँ पर फिर से वही 60 डिग्री का एंगल बना, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह में बना था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 4 या 5 में कहीं पर था। तो 60 डिग्री का जब भी एंगल बनता है तो वो हमारा क्या हो जाता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस बराबर है, जैसे कि मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट निकालूंगा इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में इसकी हाइट। ठीक है, तो हाइट के लिए मान लो कि मैं इसका ट्रायंगल कुछ नाम दे देता हूँ। तो ये मेरा पॉइंट O हो गया, या सेंटर है तो पॉइंट O नाम हो गया, इस वाले पॉइंट का नाम A हो गया, इसका नाम B हो गया। ठीक है, 60 डिग्री यहाँ पर बना ही है। अब आपको पता है मेथड क्या है। मेथड के लिए अपने को यहाँ पर एक बीच में सीधा एक लाइन बनाना रहता है, जो मीडियन होता है इसका AB का, या फिर तुम इसको डायरेक्ट बोल सकते हो कि हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया जिसका नाम OC है AB के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ जो पहले हमने किया है ना, वही सब मैं कर रहा हूँ। ड्रॉ OC जो कि परपेंडिकुलर होगा हमारे AB के ऊपर, और अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, राइट ट्रायंगल AOC नाम का। अपन इस AOC का ही यूज़ करेंगे, इसमें cos 30 डिग्री लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा और यहाँ भी 30। तो जो जो चीज़ देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वो चीज़ें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में 5 में आपको समझा रखा है, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको जानना है कि मैं क्या क्या यहाँ पर अड़बड़ सड़बड़ कर रहा हूँ, अगर तुमने 20 से वीडियो स्टार्ट किया है तो वहाँ पर शुरू में जाकर के देख लेना, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगा इन राइट ट्रायंगल AOC जो हमारा राइट ट्रायंगल, उसके अंदर हम लगाएंगे cos 30 डिग्री, जिससे हमारा हाइट निकल करके आएगा ट्रायंगल का। तो cos 30 इक्वल टू हमारा क्या होता है, पंडित बद्री बेस होता है ना। तो बेस हमारे पास कितना है भैया, बेस हमारा यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बना है, यानी OC जो है वो बेस है। तो OC और डिवाइड में हाइपोटेन्यूज हमारा OA हो जाएगा। तो cos 30 यानी कि वही √3/2 जो वैल्यू हमने पहले भी कई बार यूज़ किया है। OC का लेंथ अपने को चाहिए क्योंकि यही हाइट है, और डिवाइड में OA जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो वो हमारा रेडियस के बराबर हो जाएगा, यानी कि 28 हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन 28 को इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर आकर के 14 बना लेगा, या कट हो जाएगा 2 से। तो OC जो है वो हमारे निकल करके आ जाएगा 14√3। समझ ना 14 कहाँ से आया, देखो 28 को मैं इधर लेकर के आऊँगा, तो 2 से 28 कट होगा तो 14 बन जाएगा, 14√3। तो वही चीज़ मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि OC का जो लेंथ है वो 14√3 है, और OC क्या है, तो हमारे ट्रायंगल की हाइट है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल AOB। अब ये इक्विलैटरल कैसे हुआ है, ये सब मैंने जैसे बताया कि पहले ही समझा चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं समझा रहा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB का एरिया निकालने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई में बेस हमारा AB और मल्टीप्लाई में हाइट हमारे पास जो OC है वो हमने निकाला, अभी ये हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपका ये बन जाएगा 1/2 और बेस हमारा हो जाएगा 28 AB का लेंथ, और OC हमने निकाला 14√3, तो वो उतार लो। 2 का टेबल से हमारा 14 टाइम पे कट हो जाएगा, 14 × 14 कर दो 196, और मल्टीप्लाई में आपका √3 का वैल्यू अपने कितना दिया था, 1.7 दिया था। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो एरिया है वो निकल करके आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया किसका निकला है, तो ये एरिया निकल गया हमारे ट्रायंगल का। हमने सेक्टर का एरिया निकाल लिया था, हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे कि हम लोग निकालेंगे सेगमेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ वन सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, तो ACB। ठीक है, ACB यानी कि ये वाला, देखो ये वाला जो हमारा सेगमेंट है ना, यहाँ पर ये वाला पार्ट, इस पार्ट का मैं एरिया निकाल रहा हूँ। तो इसके लिए अपने को पता है कि कंप्लीट सेक्टर के एरिया से, जो हमारा सेक्टर के एरिया हमने 410.67 निकाला था, उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करूँगा, तब मेरा एक सेगमेंट का एरिया निकल करके आएगा। और जब तुम माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है वो निकल करके आएगा 77.47 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये एक सेगमेंट का एरिया निकला है। ठीक है, तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट लिख लो डायरेक्ट एरिया, इसलिए एरिया जो होगा हमारा 6 सेगमेंट का वो कितना हो जाएगा, तो एक का पता चल गया है, 6 का निकालने के लिए 77.47 का मल्टीप्लाई कर दो तुम लोग 6 के साथ, तुम्हारा जो एरिया है वो हो जाएगा 464 और 0.82 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि जो 6 हमारे डिज़ाइन है ना, उन 6 डिज़ाइन का एरिया इतना है। अब अपने से बोला था क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पर डिज़ाइन को बनाने का जो कॉस्ट है वो दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, मेकिंग डिज़ाइन, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही मैं उतार देता हूँ, मेकिंग डिज़ाइन। और ये जो कॉस्ट दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 0.35 पर
सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है वो इतना रुपए है। ठीक है, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट होगा उसके लिए अपने को क्या करना है, तो देखो कभी भी अगर 1 का दिया हुआ रहे और ज़्यादा का निकालना है तो जितना का भी निकालना है उससे अपन 1 वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर से वही 0.35 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 464.82 से। तो इस एक्सरसाइज को तुम लोगों को कराने तक ना मेरे को ये समझ में अच्छे से आ गया है कि जिस बच्चे का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन स्पीड वाला होगा, खास करके मल्टीप्लिकेशन जो बच्चा स्पीड में करता होगा ना, वो इस चैप्टर को बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि इसमें बार बार वही चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन बहुत सारा आने वाला है। ठीक है, तो जब तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है 162.68 रुपये निकल करके आ जाएगा, जो कि तुम्हारा कॉस्ट होगा उस डिज़ाइन को बनाने का, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से 13th वाला क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। कुछ भी अगर डाउट होगा तो एक बार ऊपर से नीचे तक दोबारा वीडियो को देख लेना, तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वाला जो वीडियो था वो भी देख ही लेना, ताकि तुम लोगों को ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वो वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है जो मैंने 4, 5 और 6 वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था। चलिए क्लास क्वेश्चन है 14th वाला, जल्दी से उससे भी बनाते हैं और ये जो हमारा एक्सरसाइज है फिर कंप्लीट होगा। तो देखो 14th वाले क्वेश्चन में बच्चे लोग गड़बड़ क्या करते हैं, इसमें हम सोचते हैं कि फट से आंसर मार करके आ जाएंगे θ/360 πr²। तो देखेंगे तो ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, तो सोचेंगे कि ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो हम लोग सोचते हैं कि इसका आंसर गलत हो जाएगा और सर उनको फ्री में 1 नंबर दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r, यानी कि जो एंगल है वो अपने को p दिया हुआ है, यानी कि जो थीटा है उसका वैल्यू p है और रेडियस r है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr² होता है। लेकिन तुम देखो πr² यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन दोनों में डिवाइड में 360 नहीं दिखेगा तुमको। तो भैया कौन सा आंसर सही है हमारा, ये लो तो सही है, नहीं तो 2πr यानी कि हमारा सर्कमफ्रेंस वाला हो जाएगा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए एक्चुअली क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या मैं तुमको समझाता हूँ। देखो इसका सही आंसर ना ऑप्शन नंबर डी होगा, तुम लोग बुक में देख ही चुके होगा, तभी वीडियो देखने आए हो, मैं जान रहा हूँ। तो क्यों डी होगा वो समझ लो। देखो हमको क्या बोला है कि θ/360 हम लोग जानते ही हैं, मल्टीप्लाई πr², ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर थीटा के बदले में अपने को p बताया है ना, थीटा के बदले में अपने से बोल दिया कि वो p है उसकी वैल्यू, डिवाइड बाय में 360 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में पाई कैपिटल R का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस के बदले में हम लोग स्मॉल r नॉर्मली लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कैपिटल R बोला तो कैपिटल R लिख दो। अब ये ऑप्शन तो कहीं दिया नहीं है, तो अगर मैं इनका क्या करूँ, ऊपर में और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो क्या करना है तुमको, ऊपर में और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करो, क्योंकि तुम्हारा जो ऑप्शन दिया है ना वो इसी तरीके से दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में हमारा ऊपर में क्या होगा, ये 2πr हो जाएगा, ये p डिवाइड में 360 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 720 आ जाएगा, और ये 2 का यहाँ पर पाई लोग से मल्टीप्लाई होकर के 2πr का स्क्वायर बना लेगा, और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो किसी भी फॉर्मूला में कोई भी इक्वेशन दिया है, कुछ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई भी फ्रैक्शन दिया है, उसमें आप ऊपर और नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। उससे हमारा वो जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट ही रहता है, उससे आंसर में चेंज नहीं होता है। बस हमारा जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी वाला। तो इस तरीके से तुम्हारा ऑप्शन डी से सही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है और सर्कल चैप्टर भी पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आधा ये दिया हुआ था चैप्टर नंबर 10 में, और आधा जो सर्कल है वो चैप्टर में 11 में दिया हुआ था। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो हमारा अगला चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर दे करके जाता है हर बार बच्चों को, उसको भी कंप्लीट करेंगे। अगर तुमने चैप्टर में 11 बना लिया है ना, अगर तुमने यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड अच्छे से डेसिमल वाला का प्रैक्टिस कर लिया है, तो चैप्टर 12 में उसका बहुत ज़्यादा काम आएगा। वहाँ पर भी बार बार तुमको डेसिमल का मल्टीप्लाई और डिवाइड करने को मिलेगा, जो कि यूज़फुल होगा तुम्हारा। ठीक है, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करो अच्छे से डेसिमल का, डिवाइड मल्टीप्लाई का। बाकी कॉन्सेप्ट सुनाने के लिए मैं हूँ ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और तुमको जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए बना दिए हैं। अगर तुमको वो सैम्पल पेपर्स खरीदने हैं तो आप लोग मेरे उस नंबर पर मैसेज करना जो मैंने शुरू में दिखाया था आपको। थैंक यू वंस अगेन।